गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आप सबका फिर से बायो की क्लास में स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? तो बेटा ग्रुप ऑफ सेल जिनका फंक्शन जिनका ओरिजिन कॉमन होता है। ऐसे बहुत सारे सेल जो जिनका फंक्शन कॉमन होता है, वो एक ही काम करते हैं और वो एक ही पॉइंट से ओरिजिन हुए हैं। उस सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू जो हैं वो टू टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं बेटा? जो भी सेल एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फूड स्टोरेज अब्सेंट होती है, इनमें फूड स्टोर नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो मेरिस्टेमेटिक में क्या था, अब देखो जैसे ये सेल है तो इस सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, ठीक है ना। इसकी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं ना, सेल होते हैं, इनकी वॉल जो है उनमें थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती और जो नए सेल बनते हैं वो प्राइमरी इन नेचर बनते हैं, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं वो थिन वॉल वाले सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल अरेंज होते हैं ना, वो कॉम्पैक्टली एंड टाइटली अरेंज होते हैं क्योंकि उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट होता है। वो टाइटली अरेंज होते हैं तो उनमें स्पेस जो है वो अब्सेंट होता है। ये जो सेल है टाइटली अरेंज हो गए जिससे उनमें स्पेस अब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ई मैच्योर होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी बेस्ड प्रेजेंट नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनमें वैक्यूल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं या तो ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और इनमें जो है अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना तो उनका साइज़ जो है वो छोटा होगा। वैक्यूल अब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो वैक्यूल का साइज़ छोटा होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल जो है वो अगेन एंड अगेन डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है ना। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है और साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, ठीक है ना। अब है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में सेल फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है इसमें सेल जो है, इसमें जो है परमानेंट टिश्यू के जो सेल है वो ना अंडरगो वो डिफरेंशिएशन के लिए जाते हैं। डिफरेंशिएशन मीन्स कि वो ना अपनी डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं और किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि परमानेंट टिश्यू जो है वो सेल डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में सेल परमानेंट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू में जो सेल होते हैं इसमें फूड स्टोरेज प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक में फूड स्टोरेज अब्सेंट होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू में जो है वो अगर इसमें सेल पैरेनकाइमेटस हो गए तो थिन वॉल वाले सेल होंगे या तो फिर थिक वॉल्स वाले सेल भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट भी होता है और अब्सेंट भी होता है, मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट। तो स्पेस जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें तो बिल्कुल स्पेस अब्सेंट था क्योंकि सेल कम्पैक्टली अरेंज थे। अब इसमें ई मैच्योर सेल पाए जाते हैं क्योंकि इसमें बेस नहीं होता है। इसमें मैच्योर सेल पाए जाते हैं क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू में जो सेल होते हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वैक्यूल्स अब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो वो स्मॉल होगा और वैक्यूल्स अगर प्रेजेंट होगा तो उसका साइज स्मॉल होगा, वो डिवाइड अगेन एंड अगेन करेगा। और इसमें वैक्यूल बड़ा होगा और नंबर वैक्यूल्स का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्पररी मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम, तो बेटा हम ना पोजीशन, मेरिस्टेम की पोजीशन और मेरिस्टेम की लोकेशन के बेसिस पे हम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो, इसमें एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होती है अपेक्स या टिप में। ये देखो, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? शूट की टिप में और रूट की टिप में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। जब मेरिस्टेम जो है वो शूट के टिप में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जब मेरिस्टेम जो है वो रूट की टिप में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये है शूट, ये है रूट, ठीक है ना।
अब आगे है एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट और रूट की लेंथ को बढ़ाती है, ठीक है ना। अब जब प्लांट की लेंथ बढ़ेगी ना, जब प्लांट की लेंथ बढ़ेगी तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज़ करता है प्लांट की। अब बेटा जब मेरिस्टेम की लेंथ इंक्रीज़ होगी ना, अब देखो जब मेरिस्टेम की लेंथ ऊपर को बढ़ेगी, अब ये मेरिस्टेम जो है वो ये मतलब प्राइमरी ग्रोथ शो करेगा, लेंथ इंक्रीज़ होगी तो क्या करेगा, कुछ एपिकल मेरिस्टेम जो है वो पीछे छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो जब मेरिस्टेम अपनी लेंथ को बढ़ाएगा तो कुछ एपिकल मेरिस्टेम पीछे छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेरिस्टेम अपनी लंबाई को बढ़ा रहा है तो कुछ मेरिस्टेम जो पीछे छूट गए, और ये जो मेरिस्टेम पीछे छूटेंगे ना वो एक्सिलरी बड को बनाएंगे, ठीक है। और इसी एक्सिलरी बड से जो है वो ब्रांचेस निकलती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सिलरी बड कैसे बनती है, तो एक्सिलरी बड फॉर्म्ड फ्रॉम द लेफ्ट बिहाइंड पोर्शन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम का जो पीछे पोर्शन छूट जाता है उसी से ही एक्सिलरी या लेटरल बड बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होती है। तो बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होती है, अब देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाई जाती है टू इंटरनोड के बीच में, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो टू मैच्योर टिश्यू के बीच में पाई जाती है। अब बेटा देखो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जो गोट है ना वो घास को चरती है, तो फिर भी घास द्वारा से रीजनरेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा गोट जो है वो क्या बोलते हैं ना, घास चरती है, तो जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है ना, जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है, आपको पता है इंटर कैलोरी में मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, वो सेल्फ डिवाइड होके जो है वो ग्रास को द्वारा वो कर देते हैं, ठीक है ना। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होता है वो उसमें मेरिस्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम टू मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है, यानी ये वाला इंटरनोड और ये वाला इंटरनोड, तो दो इंटरनोड के बीच में इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम दो इंटरनोड या फिर दो मैच्योर टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। अब होती है घास में जो है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होती है। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो है वो दो इंटर मैच्योर टिश्यू या दो मैच्योर इंटरनोड के बीच में होती है। इंटर कलेक्टेड बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो है टू मैच्योर टिश्यू के बीच में होती है, और ये भी ना प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ करती है, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम। आगे है लेटरल मेरिस्टेम क्या होती है। तो लेटरल मेरिस्टेम ये आप देख सकते हो, ये लेटरल मेरिस्टेम जो वो ये सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम को। तो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम जो वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है और इसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो वो प्लांट की थिकनेस, प्लांट का गिर्थ, प्लांट का डायामीटर बढ़ाती है, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेम जो वो सेकेंडरी ग्रोथ करती है, इसलिए इसको जो है लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। और इट फॉर्म्स आफ्टर सम टाइम, और ये जो है कुछ टाइम के बाद लेटरल मेरिस्टेम जो है वो पैदा होती है, ठीक है ना। अब देखो आपको इस डायग्राम से मैं बताती हूँ, ये देखो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये मतलब शूट का टिप वाला शूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब कुछ पार्ट जो है जब ये इंक्रीज करेगा लेंथ तो कुछ पार्ट पीछे छूट जाएंगे, तो फिर आपको मैंने बताया था कि एक्सिलरी बड पैदा होती है जिससे ब्रांचेस पैदा होती है। अब देखो ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है ना। तो ये इंटरनोड और ये इंटरनोड, तो दो इंटरनोड के बीच का जो नोड होता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो दो इंटरनोड को आप मैच्योर टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब ये साइड में देखो ये लेटरल मेरिस्टेम है, ओके क्लियर हो गया। तो लेटरल मेरिस्टेम जो वो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होती है जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, और ये प्लांट की थिकनेस, प्लांट का गिर्थ, प्लांट का डायमीटर को बढ़ाती है। लेटरल मेरिस्टेम जो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है, और ये जो है इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। अब हम जो है अब हम ओरिजिन के आधार पे, ओरिजिन के बेसिस पे हम मेरिस्टेम को डिवाइड करेंगे। तो ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेम टू टाइप के, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो वो कैसे प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट्स में बिगिनिंग से प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है प्लांट में बाद में डिवेलप होती है। प्लांट प्राइमरी मेरिस्टेम जो प्राइमरी ग्रोथ दिखाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो वो लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, प्राइमरी ग्रोथ में। और ये वाली मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी मेरिस्टेम की एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम की एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टेम जो कि शूट और रूट की टिप में होती है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ शो करती है। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन सी है,
जो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है, मतलब पौधे की मोटाई को बढ़ाती है, इसको लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन सी मेरिस्टेम आती है? फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम। फेसिकुलर को बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो फेसिकुलर कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। तो याद रखना, फेसिकुलर को इंट्राफेसिकुलर भी बोलते हैं और इंटरफेसिकुलर और कोर कैम्बियम जो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब बेटा हम जानेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और री डिफरेंशिएशन। पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ। डिफरेंशिएशन पता क्या होता है? जब मेरिस्टेम जो है वो जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। और वो डिवीजन क्यों स्टॉप करते हैं? उनको स्पेशल कोई फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। डी डिफरेंशिएशन जो वो, इसका मतलब रिमूव ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट। इसमें क्या होता है कि सेल फिर से डिवाइड करने लगते हैं, ठीक है ना, सेल फिर से डिवाइड करने लग पड़ता है। और री डिफरेंशिएशन मतलब रिपीट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें सेल डिवीजन फिर से स्टॉप हो जाती है और सेल जो है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले जो वो एम्ब्रियो आया था ना, तो एम्ब्रियो में जो मेरिस्टेम होती है उसको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो में जो मेरिस्टेम होती है प्रो मेरिस्टेम होती है। अब प्रो मेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम आया। तो प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम आया। और प्राइमरी मेरिस्टेम की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो सेल डिवीज़न करता है, ठीक है ना, और सेल डिवीज़न करता है, ठीक है ना। अब बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो सेल को डिवाइड करता है, तो वो स्पेसिफिक काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की दो एग्जांपल हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में जो सेल हैं वो जाएंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब जब वो डिफरेंशिएशन में जाएंगी तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो डिवीज़न करना स्टॉप कर देगी और वो स्पेशल काम करेगी, ठीक है ना। तो अब प्राइमरी मेरिस्टेम ने जब डिफरेंशिएशन पे गया तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्रोड्यूस हुए। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किसका रिजल्ट है? डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह से बेटा क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किसका रिजल्ट है? डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब इसमें सेल जो है वो डिफरेंशिएशन में सेल जो है डिवीजन करना स्टॉप कर देगा और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो बेटा जो ट्रैक्री एलिमेंट है ना, ये जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम की एग्जांपल है। अब ट्रैक्री एलिमेंट जो है, अब ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कंडक्ट करवाना बट वाटर को, तो क्या होता है कि ट्रैक्री एलिमेंट जो हैं वो जो है डिफरेंशिएशन करेंगे और अपना प्रोटोप्लाज्म का लॉस कर देंगे, जिससे ट्रैक्री डेड हो जाएगा, लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रैक्री एलिमेंट जब डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो इनका प्रोटोप्लाज्म लॉस हो जाता है, ट्रैक्री डेड हो जाता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। तो ट्रैक्री सेल का काम क्या है? मतलब कि वाटर और मिनरल को कंडक्शन करवाना, ठीक है ना। तो याद रखना, इसलिए जो वो ट्रैक्री सेल जो है वो मतलब ट्रैक्री एलिमेंट किससे बने? डिफरेंशिएशन के रिजल्ट से बने हैं। तो ट्रैक्री एलिमेंट जो है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है जो कि रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब बेटा देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या है? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रे और प्राइमरी कोर्टेक्स। बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये आगे फिर आपको तभी चीज़ें पता समझ पाओगे आप, ठीक है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या? मैंने आपको बताया कि उसका प्राइमरी मेरिस्टेम की है एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रे, प्राइमरी कोर्टेक्स, ठीक है ना। अब ट्रैक्री एलिमेंट के बाद अब ये जो ट्रैक्री एलिमेंट, अब ये भी हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ना डी डिफरेंशिएशन करेंगे। डी डिफरेंशिएशन मतलब रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि ये फिर से सेल डिवीज़न करना, ये जो है सेल डिवीज़न करना, ये सेल डिवीज़न को गेन करेंगे और स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक जो इसका फंक्शन था उसका लॉस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो किसका रिजल्ट है? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो किसका रिजल्ट है? डी डिफरेंशिएशन टिश्यू का रिजल्ट है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, ठीक है ना। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की टाइप क्या? कोर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, कोर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो याद रखना कोर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कोर्क कैम्बियम को हम फेलोजन बोलते हैं। तो कोर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम का रिजल्ट है।
अब रीडिफरेंशिएशन, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो रीडिफरेंशिएशन करेगा। रीडिफरेंशिएशन मतलब रिपीट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन, अब फिर से ये जो है सेल डिवीज़न को स्टॉप कर देगा और स्पेशलाइजेशन को गेन करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन को गेन करेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे। समझ आ गया। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कोटेक्स और कोर्क सेल, ठीक है ना। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की एग्जांपल है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कोटेक्स, कोर्क सेल। याद रहेगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कोटेक्स और कोर्क सेल, ठीक है ना। तो ये हैं इसकी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की थी कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करेंगे हम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो वो एक ही सेल के बने हुए हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो सेल है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो बेटा क्योंकि ये एक ही तरह के सेल बने तो इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम होता है, ठीक है ना। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही सेल के बने हैं, मतलब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। तो पेरेन्काइमा क्या होता है, पेरेन्काइमा बेटा लिविंग सेल होता है, और आपको पता है लिविंग्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो लिविंग होता है उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो पेरेन्काइमा एक लिविंग सेल है, उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। पेरेन्काइमा क्या है, ये प्लांट बॉडी जो होती है उसका बल्क जो है ना, प्लांट बॉडी का जो भी बल्क होता है ना वो पेरेन्काइमा होता है, ठीक है ना। पेरेन्काइमा की सेल वॉल पतली होती है, पेरेन्काइमा जो है उसकी सेल वॉल पतली होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और पेरेन्काइमा में भी जो सेल हैं वो टाइटली अरे पैक्ड भी होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज भी होते हैं, और ये लूजली अरेंज भी होते हैं। तो इसमें स्पेस प्रेजेंट भी होता है पेरेन्काइमा में, और स्पेस अब्सेंट भी होता है, ठीक है ना। अब पेरेन्काइमा के सेल की शेप कैसी होती है, ओवल होती है, गोल होती है, स्फेरिकल होती है, राउंड होती है, इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड मतलब होता है कि जैसे लेंथ का बना, जैसे आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हो तो उसकी इलोंगेट होता है, वो लंबाई बढ़ती है। और पॉलीगोनल होती है, ओवल, स्फेरिकल, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल शेप होती है। इसका जो पेरेन्काइमा के सेल जो होते हैं उनका डायामीटर जो होता है वो सेम होता है, इसलिए इनको आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है पेरेन्काइमा का, तो बेटा पेरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर भी कर सकता है, पेरेन्काइमा जो है वो सिक्रीशन में भी रोल प्ले करता है, पेरेन्काइमा जो है फूड को बनाता है। क्योंकि बेटा पेरेन्काइमा फूड, अब पेरेन्काइमा जो है वो उसमें ना क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो जब जिन पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होगी उनको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड से फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है फूड बनाते हैं। तो पेरेन्काइमा में जो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं, और कुछ सेल जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होती है जिससे उन्हें क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और क्लोरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड को सिंथेसिस करना। अब बेटा आपको पता है कि पेरेन्काइमा जो होते हैं ना, अब जैसे जो आपके हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट पानी में रहते हैं, उनके पेरेन्काइमा जो होते हैं ना, जो पानी में प्लांट होते हैं ना, एक्वाटिक प्लांट, तो उनके पेरेन्काइमा में जो होता है एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो जब पेरेन्काइमा, ये देखो ये पेरेन्काइमा है ना, तो जब पेरेन्काइमा में एयर कैविटी प्रेजेंट होगी तो ऐसे पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो एरेन्काइमा की हेल्प से जो है एरेन्काइमा जो है वो प्लांट को BONC प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट जो है वो फ्लोट कर पाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा भी पेरेन्काइमा की तरह जो है वो एक लिविंग टिश्यू है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा जो है वो इलास्टिक है, कोलेनकाइमा जो है वो ये जो इलास्टिक टिश्यू है, कोलेनकाइमा के इलास्टिक टिश्यू है। ये लिविंग टिश्यू है, ये इलास्टिक टिश्यू है, और कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है ना। और कोलेनकाइमा जो है वो पौधे को सपोर्ट देता है, पौधे को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना। अब कोलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स में थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और थिकनिंग की वजह से जो है इसका इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो कोलेनकाइमा में थिकनिंग प्रेजेंट होती है। थिकनिंग किसके कारण आती है, ड्यू टू सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के कारण जो है वो थिकनिंग आती है। कोलेनकाइमा में जो सेल होते हैं उनमें थिकनिंग प्रेजेंट, और थिकनिंग किससे आती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के कारण आती है। और कोलेनकाइमा की सेल में जो शेप होती है वो कैसी है, तो ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, पॉलीगोनल होती है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें स्पेस जो है वो अब्सेंट ही होते हैं, लेकिन कैसे अब्सेंट होते हैं, थिकनिंग के कारण। जो थिकनिंग आती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के कारण थिकनिंग जो है वो कॉर्नर में थिकनिंग आती है,
ठीक है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टन। अब आगे होता है कि कोलन काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोलन काइमा एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कोलन काइमा जो है वो मोनोकोट प्लांट में अब्सेंट होता है, कोलन काइमा एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होता है, कोलन काइमा जो है वो मोनोकोट प्लांट में अब्सेंट होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, कोलन काइमा जो है वो यंग स्टेम जो यंग स्टेम होते हैं और जो पत्ते की पिटियोल होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, ये एपिडर्मिस है ना, ये देखो ये पिटियोल में कोलन काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये और जो है यंग स्टेम है उसमें कोलन काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर कोलन काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस के नीचे क्या हाइपोडर्मिस है, तो हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, कोलन काइमा की बनी होती है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्लेरन काइमा। तो स्क्लेरन काइमा जो है वो एक हार्ड टिश्यू है, स्क्लेरन काइमा जो है वो हार्ड टिश्यू है। स्क्लेरन काइमा जो है उसमें प्रोटोप्लाज्मा अब्सेंट होती है, जिसके कारण ये एक डेड टिश्यू है। जब क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में लिविंग की प्रॉपर्टी, तो प्रोटोप्लाज्मा अब्सेंट होगी तो स्क्लेरन काइमा डेड टिश्यू है। स्क्लेरन काइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। अब स्क्लेरन काइमा की सेल वॉल जो है वो मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज हेमिसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, ठीक है ना। तो लिग्निन जो है बेटा वो वाटर के इम्परमिएबल है, ठीक है। तो इम्परमिएबल मतलब कि लिग्निन, अब लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा। देखो बेटा, स्क्लेरन काइमा के सेल वॉल जो है वो मोटी होती है, क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज हेमिसेलुलोज लिग्निन की बनी होती है, और लिग्निन जो है वाटर के इम्परमिएबल है। अब ये लिग्निन की वजह से पानी जो है वो आ नहीं पाएगा, जिससे कि सेल वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड बन जाएगी। लिग्निन के कारण जो है वो सेल वॉल स्ट्रॉन्ग और रिजिड बन जाएगी, ठीक है ना। अब इट प्रोवाइड मैकेनिकल, तो लिग्निन जो है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ऐसे सेल जो पिटेड होते हैं, मतलब ऐसे सेल जिनमें पिट प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। तो जिनमें पिट प्रेजेंट होती है ना, तो उनमें सेकेंडरी वॉल अब्सेंट होती है। तो बेटा पिट कहाँ पे, जो ऐसे सेल जिनमें सेल जो है इसमें स्क्लेरन काइमा पे पिटेड होते हैं, लेकिन जिनमें मतलब ना जहाँ पे आपको सेकेंडरी वॉल दिखेगी वहाँ पे पिट जो है वो अब्सेंट, सॉरी, जहाँ पे आपको ना जहाँ पे आपको पिट दिखेगी वहाँ पे सेकेंडरी वॉल अब्सेंट होगी। अब स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन और डेवलपमेंट की बात करें, तो बेटा देखो सॉफ्ट से याद रखना, सॉफ्ट से याद रखना। स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो इसके बेसिस पे जो है स्क्लेरन काइमा 2 टाइप का है। तो स्क्लेरन काइमा जो है, पहले यहाँ पे देख लो, मैंने बोला ये देखो, ये है आपका, ये जो है स्क्लेरन काइमा सेल है, ये आपको प्राइमरी वॉल दिख रही होगी, ये देखो बाहर प्राइमरी वॉल है, ये बाहर वाली प्राइमरी है, ये जो सेकेंडरी वाला है, और जो बीच बीच में ये डॉट है ना, ये जो बीच बीच में डॉट है ये क्या है, पिट है, ठीक है। तो ये जो पिट हो गए ना, इनमें सेकेंडरी वॉल जो वो अब्सेंट होती है स्क्लेरन काइमा के किस्म। अब सॉफ्ट के बेसिस पे, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन, डेवलपमेंट के बेसिस पे स्क्लेरन काइमा 2 टाइप का होता है, फाइबर्स और स्क्लेरिड। अब ये फाइबर्स क्या होती हैं, फाइबर्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, टेपरिंग एंड होता है, देखो टेपरिंग एंड होता है, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये आपको सेकेंडरी वॉल दिख रही है, और जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है वहाँ पे आपको पिट दिख रही है। अब सेकेंडरी वॉल आपको थिक दिख रही है ड्यू टू लिग्निन, ठीक है ना। तो बेटा आपके जो फाइबर्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल होता है, इनका एंड टेपरिंग होता है, इनमें पिट, फाइबर में पिट प्रेजेंट होता है, और ये जो है प्लांट को ये जो फाइबर जो है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब बेटा इनमें जो है स्क्लेरन काइमेटस जो फाइबर्स होते हैं ना, इनमें जो है वो ल्यूमन जो है या तो रिड्यूस होता है या स्मॉल होता है या ऑवलिटरेट होता है। तो ल्यूमन जो है वो स्मॉल होता है, रिड्यूस होता है, ऑवलिटरेट होता है। अब स्क्लेरिड को देखो आप, स्क्लेरिड यहाँ पे सेल सिलेंड्रिकल होगा, यहाँ पे स्क्लेरिड जो है वो पॉलीगोनल होता है। स्क्लेरिड देखो यहाँ पे आपको पिट्रिड दिखेगा, ये भी पिट्रिड होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, ये पॉलीगोनल होता है, ये भी पिट्रिड होता है, जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है ये भी पिट्रिड होता है, ठीक है ना। और ल्यूमन कैसा होता है, रिड्यूस्ड ल्यूमन होता है, ऑवलिटरेट ल्यूमन होता है। अब बेटा स्क्लेरिड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो स्क्लेरिड जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रूट के पल्प में पाए जाते हैं, जैसे मटर हो, सॉरी नाशपाती हो गई, अमरूद हो गया और सपोटा हो गया। तो नाशपाती, अमरूद और सपोटा का जो वो होता है ना, पल्प होता है, तो उसमें जो है वो स्क्लेरिड पाए जाते हैं, ठीक है ना।
अब जैसे चाय के पत्ते हो गए, नट की फ्रूट बॉल हो गई और लेग्यूम्स का सीड गॉट हो गया, उसमें भी स्क्लेरिड पाए जाते हैं। तो स्क्लेरिड कहाँ पे पाए जाते हैं? पीज, पियर, गावा और स्पोटा के वहाँ पे पाए जाते हैं, पल्प में पाए जाते हैं। और टी लीव फ्रूट वॉल ऑफ नट, टी लीव फ्रूट वॉल ऑफ नट और सीड कॉट ऑफ लेग्यूम्स में क्या पाए जाते हैं? स्क्लेरिड पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। तो जैसे कि जाइलम है और ये फ्लाइम है, तो जाइलम और फ्लाइम जो है वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं बेटा, जाइलम के 4 पार्ट होते हैं जिसमें से 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर मिनरल यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की, वाटर और मिनरल जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की कंडक्शन करवाना, ये जाइलम का काम होता है। जाइलम जो है वो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाइलम, अब बेटा नेचर क्या है? नेचर क्या है जाइलम की? तो जाइलम एक डेड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम क्या है? डेड कंडक्टिंग टिश्यू है, क्योंकि जाइलम के 4 पार्ट है तो जिसमें 3 पार्ट डेड है, 1 लिविंग है, इसलिए इसको डेड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। और फ्लाइम जो है, अब ये वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है, ये ट्रांसलोकेशन करता है फूड की, ठीक है ना। तो ये लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, क्योंकि इसके जो है फ्लाइम के भी 4 पार्ट हैं, लेकिन उसमें से 3 लिविंग है और 1 डेड है। ओके, अब आगे है एलिमेंट। तो ये आप देख सकते हो जाइलम के 4 पार्ट, ट्रैकीड, बेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकीड भी डेड होता है, बेसल भी डेड होते हैं, जाइलम फाइबर भी डेड होता है। तो ये बेटा डेड होते हैं क्योंकि इनमें ट्रैकीड, बेसल और जाइलम फाइबर में लिग्निफाइड वॉल होती है, ठीक है। यहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट होती है जो कि स्पॉट का काम करती है, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। अब बेटा याद रखना जो है, याद रखने की बात है कि एक तो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि कॉलेनकाइमा जो वो मोनोकोट में अब्सेंट होते हैं। अब दूसरा ये है कि जो बेसल्स होते हैं ना वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ ग्नीटेल एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें बेसल होंगे। तो बेटा बेसल जो है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाएंगे, ग्नीटेल जिम्नोस्पर्म है जिसमें बेसल पाए जाते हैं, ठीक है। अब बेटा ऑल 4 एलिमेंट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये जो चारों पार्ट है, ट्रैकीड, बेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। और बेसल, बाकी 3 पार्ट जिम्नोस्पर्म में होंगे, लेकिन बेसल जो है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। अब नेक्स्ट है फ्लाइम के पार्ट। तो सीव ट्यूब, कंपेनियन, फ्लाइम पैरेन्काइमा, ये सीव ट्यूब, कंपेनियन, फ्लाइम पैरेन्काइमा ये लिविंग कंपोनेंट और फ्लाइम फाइबर डेड है, ठीक है। अब बेटा याद रखना जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। इसमें बेसल अब्सेंट होगा जिम्नोस्पर्म में, और इसमें सीव ट्यूब कंपेनियन सेल नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सीव ट्यूब कंपेनियन नॉट प्रेजेंट, तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब कंपेनियन सेल नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे बेसल प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे सीव ट्यूब कंपेनियन सेल नॉट प्रेजेंट। इंस्टेड दे हैव प्रेजेंस ऑफ सीव सेल, एल्बुमिनस सेल, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म में सीव और कंपेनियन ही होगा, और इसके अलावा जो है इसमें जिम्नोस्पर्म में सीव सेल होंगे, एल्बुमिनस सेल होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में कौन से सेल होते हैं? सीव सेल और एल्बुमिनस सेल होते हैं। अब बेटा ये सभी एलिमेंट जो है वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना, दोनों की सेम है। अब हम पढ़ेंगे जाइलम के टाइप्स के बारे में। तो बेटा जाइलम 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और यहाँ पे प्राइमरी फ्लाइम, सेकेंडरी फ्लाइम। तो प्राइमरी जाइलम क्या होते हैं? ये प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। प्राइमरी जाइलम जो होते हैं ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, और ये डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट है। तो बेटा याद रखना प्राइमरी जाइलम क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, और ये डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट है, और ये प्राइमरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है। ये प्राइमरी जाइलम जो है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है और प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, ठीक है। और सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है, और ये सेकेंडरी जाइलम ये प्राइमरी जाइलम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी जाइलम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है। प्राइमरी जाइलम जो है वो डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट है, सेकेंडरी जाइलम जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन का, सॉरी बेटा, प्राइमरी जाइलम जो है वो किसका रिजल्ट है? वो है डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट है, और सेकेंडरी जाइलम जो है वो री डिफ्रेंशिएशन का
रिजल्ट है, समझ आ गया। और सेकेंडरी जाइलम में कभी भी प्रोटोजाइलम नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा फर्स्टली फॉर्म्ड जाइलरी एलिमेंट जो है वो प्रोटोजाइलम है। सबसे पहले प्रोटोजाइलम आया था। प्रोटोजाइलम का साइज छोटा होता है और प्रोटोजाइलम में फाइबर अब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जो बाद में जाइलम आया उसको मेटाजाइलम बोला गया। प्रोटोजाइलम का साइज छोटा होता है, मेटाजाइलम का साइज बड़ा होता है और मेटाजाइलम में फाइबर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजाइलम में फाइबर अब्सेंट होते हैं, मेटाजाइलम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब आगे है सेकेंडरी जाइलम में आपको मेटाजाइलम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखना सेकेंडरी जाइलम में आपको मेटाजाइलम नहीं मिलता है। अब आगे मैंने आपको बताया कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है वो रूट और स्टेम में अलग अलग तरह की अरेंजमेंट दिखाते हैं। जैसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है वो रूट और स्टेम में, रूट में वो एग्जार्च कंडीशन बताते हैं और स्टेम में एंडार्क कंडीशन बताते हैं। कौन? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। अब बेटा एग्जार्क क्या होता है? तो बेटा एग्जार्क क्या होता है? एग्जार्क होता है जब प्रोटोजाइलम जो है वो आउटर साइड में होगा। ये आप देख सकते हो। तो मैंने आपको बोला भी था, हाँ ये तो बेटा एंडार्क है ना। देखो एंडार, अब देखो एंडार्क में ना, अब आपको पता है प्रोटोजाइलम छोटा होता है। तो एंडार्क में प्रोटोजाइलम जो अंदर को आपको छोटा सेल दिख रहा है ना, अंदर को आपको किस तरह का सेल दिख रहा है? आपको अंदर किस तरह का सेल दिख रहा है? छोटा, तो छोटा क्या होता है? मेटाजाइलम। और आपको बाहर बड़ा सेल दिख रहा है, तो बाहर वाला कौन सा है? प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर को है और मेटाजाइलम अंदर को। जब जब प्रोटो सॉरी बेटा, यहाँ पे बाहर यहाँ पे बाहर क्या है? मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम का साइज बड़ा होता है, तो मेटाजाइलम बाहर को है, प्रोटोजाइलम अंदर को है। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर को था वो एंडार्क होगा, और जब प्रोटोजाइलम, जब मान लो बड़ा बड़ा अंदर को होगा, ये देखो जैसे बड़ा ये ऐसे ना, तो ये बड़ा अंदर को होगा और छोटा जो है वो बाहर को होगा, तो होगा एग्जार्क। क्लियर हो गया ना? समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं एग्जार्क और एंडार्क, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, ये देखो, हाँ एग्जार्क। बेटा एंडार्क आपने देख लिया ना, एग्जार्क यहाँ पे देखो। तो प्रोटोजाइलम, यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर को है और मेटाजाइलम अंदर को है, तो ये क्या हुआ? एग्जार्क। जब प्रोटोजाइलम बाहर को तो एग्जार्क, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रोटोजाइलम बाहर को है और मेटाजाइलम अंदर को है। यार मैं एक तो कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे बेटा देखो, प्रोटोजाइलम होता है छोटा, छोटा बाहर को है। जब छोटा बाहर को है, प्रोटोजाइलम बाहर को है, तो एग्जार्क। और यहाँ पे छोटा अंदर को है, प्रोटोजाइलम अंदर है, तो एंडार्क। बस कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम करेंगे फ्लाइम। तो फ्लाइम जो है वो टू टाइप की होती है, प्राइमरी फ्लाइम और सेकेंडरी फ्लाइम। प्राइमरी फ्लाइम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ से बनता है, सेकेंडरी फ्लाइम सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है। प्राइमरी फ्लाइम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, सेकेंडरी फ्लाइम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी फ्लाइम जो है प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, सेकेंडरी फ्लाइम सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है, ठीक है ना। तो मतलब प्राइमरी फ्लाइम डिफरेंशिएशन के बाद बना है और सेकेंडरी फ्लाइम जो है रीडिफरेंशिएशन के बाद बना है, ठीक है ना। तो प्राइमरी फ्लाइम प्राइमरी परमानेंट है, प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है और ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, और वो जो है सेकेंडरी फ्लाइम रीडिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, ठीक है ना। तो प्राइमरी फ्लाइम दो तरह के होते हैं, प्रोटोफ्लाइम और मेटाफ्लाइम। प्रोटोफ्लाइम जो पहले बनता है और मेटाफ्लाइम जो बाद में बनता है। अब बेटा हम करेंगे एलिमेंट ऑफ जाइलम। तो जाइलम का एलिमेंट है ट्रैकीड। अब आप देखो ट्रैकीड क्या है? ये यहाँ पे सिंगल सेल इलोंगेशन है। ये जो एक सेल होगा वो इलोंगेट करेगा, वो अपने साइज, वो अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। ट्रैकीड एक सेल वाले होते हैं, ठीक है। ट्रैकीड एक ही सेल वाले होते हैं। ट्रैकीड में एक ट्यूब होती है और एक ही सेल होता है। देखो ये एक ट्यूब है ना, एक सेल वाले होते हैं। ट्रैकीड में किसी भी तरह की परफोरेशन नहीं होती है, पोर नहीं देखने को मिलते हैं। ट्रैकीड जो बेटा, जो जिम्नोस्पर्म में 95% कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? तो जिम्नोस्पर्म में कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? तो 95% ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो ट्रैकीड है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है ना। अब नो कंटिन्यूज स्ट्रैंड। तो बेटा देखो ट्रैकीड में आपको कोई भी कंटिन्यूस स्ट्रैंड देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सेंटर में ल्यूमन प्रेजेंट होता है। ट्रैकीड जो है वो चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है, मुख्य कंडक्टिंग टिश्यू है। तो ट्रैकीड क्या, देखो ये एक सिंगल सेल की इलोंगेशन है, ये ट्रैकीड सिंगल सेल इलोंगेशन है। ये यूनिसेलुलर है, इसमें एक ट्यूब है, एक सेल है,
इसमें किसी भी तरह की परफोरेशन देखने को हमें नहीं मिलती है। जिम्नोस्पर्म में 95% जो कंडक्शन करता है ना, 95% वाटर कंडक्शन करता है, वो कौन करता है? ट्रैकीड करता है। इसमें किसी तरह का कंटिन्यूस ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। इसमें सेंटर में ल्यूमन प्रेजेंट होता है। तो ट्रैकीड की अचीव कंडक्टिंग टिश्यू, ये देखो पॉइंटेड एंड है ना, स्ट्रक्चर देखो पॉइंटेड एंड होते हैं दोनों साइड में, टेपरिंग एंड होते हैं। ट्रैकीड की सेल वाल देखो लिग्निफाइड है, ठीक है ना, लिग्निफाइड है, लिग्निन की डिपोजिशन है, ठीक है। ये देखो स्पाइरल लिग्निन स्पाइरल जो है वो लिग्निन डिपॉजिट कर रहा है स्पाइरल फॉर्म में। अब नेक्स्ट है बेसल क्या होते हैं? बेसल जो वो सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। सिलेंडर जैसे सिलेंडर नहीं होता देखो, इस तरह से बेसल प्रेजेंट होता है सिलेंड्रिकल शेप में। बेसल में आपको ना ये पोर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बेसल में क्या देखने को मिलते हैं? पोर देखिए, बेसल सिलेंड्रिकल शेप का होता है। बेसल में परफोरेशन देखने को मिलती है। ये जो बेसल का एंड है इसमें छोटी छोटी पोर देखने को मिलते हैं, परफोरेशन एंड देखने को मिलता है। बेसल किससे बने हैं? अब वो बेटा देखो बेसल जो है वो बहुत सारे बेसल मेंबर से बने हैं। जैसे देखो ऐसे ना, ये जो है बेसल जो है बहुत सारे बेसल मेंबर से बना होता है, ये ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइम अब परफोरेशन भी देखने को मिलती है बेसल के एंड में, ठीक है ना। अब बेसल जो है ये बेटा मल्टी सेलुलर है, क्योंकि देखो ये इसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है। बेसल जो है एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, सिंगल यूनिट के रूप में बेसल जो है वो बिहेव कर रहा है। जैसे एक सिंगल यूनिट बनेगी, ठीक है, मल्टी सेलुलर, लेकिन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब परफोरेशन से क्या होगा? मैनी बेसल मेंबर। अब बेटा देखो ये थ्रू परफोरेशन जो है, इस परफोरेशन के थ्रू जो है बहुत सारे बेसल मेंबर जो वो आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हर बेसल जो है ना, हर बेसल के मेंबर में लिग्निन की डिपोजिशन होती है, ठीक है ना। अब बेसल अब बेटा हर बेसल के हर बेसल का जो मेंबर है उसमें आपको लिग्निन डिपोजिशन देखने को मिलेगी। अब जब बेसल मैच्योर हो जाएगा ना, बेसल मैच्योर हो जाएगा, मान लो कि बेसल मैच्योर हो जाएगा तो उसमें ना कैविटी बन जाएगी और वो कैविटी ल्यूमन बनाएगी, और ल्यूमन जो है वो स्पेस प्रोवाइड करेगा फॉर मिनरल एंड वाटर कंडक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये बेसल सिलेंड्रिकल होता है, इसके एंड में आपको परफोरेशन देखने को मिलती है, और ये परफोरेशन देखने को मिलती है, ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। ये मल्टी सेलुलर भी होता है, ये बेसल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। बेसल में आपको लिग्निफाइड सेल वॉल देखने को मिलती है, लिग्निफाइड सेल वॉल देखने को मिलती है। परफोरेशन के थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे बेसल बोलते परफोरेशन के थ्रू जो है वो बहुत सारे बेसल जो वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, और ईच वेसल मेंबर जो है उसमें लिग्निन डिपोजिशन है, तो और परफोरेशन के थ्रू इन्होंने कनेक्ट किया। अब जब वेसल मैच्योर हो जाएगा तो उसमें कैविटी बनेगी, कैविटी ल्यूमन प्रोवाइड करेगी, ल्यूमन स्पेस देगा जिससे जो है वो वाटर, और उस स्पेस से वाटर और मिनरल जो वो कंडक्शन होगा। अब बेटा इसका मतलब है कि जैसे ना वेसल जो है ना, जो वेसल है वो ट्यूब तो एक है, एक ट्यूब है, लेकिन सेल बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब लिग्निन आपको पता है लिग्निन डिपोजिशन जो है वो डेड बना देती है वेसल को, फिर ये डेड हो जाता है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। तो जाइलम वेसल जो है वो एक जाइलम का जो वेसल वाला पार्ट है ये कंटिन्यूस स्ट्रीम बनाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। लेकिन ट्रैकिड में आपको जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रीम जो है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सेंट्रल ल्यूमन प्रेजेंट होता है। तो ट्रैकीड में आपको कंटिन्यूस स्ट्रीमर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सेंट्रल ल्यूमन जो प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर बेटा इसमें ल्यूमन जो वो रिड्यूस्ड होता है फाइबर्स में, ठीक है ना। बेटा जाइलम फाइबर सेप्टेट भी होते हैं और ए सेप्टेट होते हैं, इनमें सेप्टा प्रेजेंट भी होता है, सेप्टा अब्सेंट भी होता है, ठीक है ना। इनमें ल्यूमन जो है वो रिड्यूस्ड होता है फाइबर में, ये इलोंगेटेड और टेपरिंग एंड होता है। देखो ये फाइबर जो है इनका टेपरिंग एंड है, इलोंगेटेड और टेपरिंग एंड है। फाइबर क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ कर देते हैं, ठीक है, मजबूती प्रोवाइड करते हैं। फाइबर की जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, जिसके कारण वो फाइबर डेड हो जाता है, और जो डेड होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। ये फाइबर इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग एंड होता है, ल्यूमन ऑब्लिटरेट होता है यानी कि रिड्यूस ल्यूमन होता है, फाइबर सेप्टेट और सेप्टेट होते हैं, ठीक है ना। अब बेटा लिग्निन की डिपोजिशन के कारण क्या होता है कि ल्यूमन का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो लिग्निन की डिपोजिशन के कारण ल्यूमन का साइज छोटा हो गया। अब जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होती है, पतली वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जाइलम की पैरेन्काइमा सेलुलोज की बनी होती है, पतली बॉल होती है, लिविंग होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो
स्टोरेज का काम करता है, ठीक है ना। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो क्या करता है, रेडियल कंडक्शन करता है वाटर की। जाइलम पेरेन्काइमा जो है स्टेम में जो है ना वो मेडुलरी रे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो अब बेटा देखो जो स्टेम होती है, आपको पता है जाइलम पेरेन्काइमा, अच्छा जो मेडुलरी रे होती है ना वो जाइलम पेरेन्काइमा में, बेटा देखो जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, थिन वॉल होती है उस पेरेन्काइमेटस सेल की, सेलुलोज की बनी होती है वॉल। ये फूड स्टोरेज का काम करता है, ये वाटर की रेडियल कंडक्शन करता है जाइलम पेरेन्काइमा। अब आपकी जो स्टेम में ना मेडुलरी रे प्रेजेंट होती है, वो मेडुलरी रे जो वो जाइलम पेरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ठीक है, ये स्टेम है, तो स्टेम जो है वाटर, स्टेम में वाटर कंडक्ट होता है और डायरेक्शन में थ्रू द मेडुलरी रे। तो आपको पता है कि पानी जो है वो और डायरेक्शन में, रेडियल कंडक्शन का मीन्स होता है कि पानी का और डायरेक्शन में कंडक्ट करना थ्रू मेडुलरी रे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब नेक्स्ट है फ्लोएम के एलिमेंट। तो नेक्स्ट है फ्लोएम के एलिमेंट। पहला है सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब क्या होती है, सीव ट्यूब में बहुत सारे आपको पोर देखने को मिलेंगे। ये देखो सीव ट्यूब है, आपको सीव ट्यूब में सीव पोर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पोर्स देखने को मिलेंगे। सीव ट्यूब में बेटा याद रखना न्यूक्लियस जो वो अब्सेंट होता है मैच्योरिटी में। जब सीव ट्यूब मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस जो वो अब्सेंट होता है, तो मैच्योर सीव ट्यूब जो वो ए न्यूक्लिएटेड बन जाती है। अब सीव ट्यूब का काम क्या है, ये सीव ट्यूब का जो भी फंक्शन है वो कंपेनियन सेल कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल। तो ये सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है। तो बेटा सीव ट्यूब के पास, मैच्योर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है वो एक दूसरे से ये कनेक्ट हैं वाया पिट फील्ड। तो ये देखो ये कंपेनियन सेल कनेक्ट तो है सीव ट्यूब से, पर ये आपको छोटे छोटे पोर दिख रहे होंगे, ये पिट फील्ड दिख रही होगी, ये आपको पिट फील्ड दिख रही होगी, ठीक है। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है वो कनेक्ट हैं पिट फील्ड से, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया। अब पिट फील्ड से कनेक्ट है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ये अरेंज कैसे है, पिट फील्ड लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, ठीक है ना। अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है ये दोनों अब बेटा एक दूसरे से, ये कंपेनियन जो है वो सीव ट्यूब का काम कर रही है, तो ये दोनों सिस्टर सेल हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर सेल है, ठीक है। क्योंकि बेटा इनका जो ओरिजिन है इनका कॉमन ओरिजिन है, ठीक है ना, ठीक है, सिस्टर सेल है इसलिए कि इनका कॉमन ओरिजिन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये ऑन्टोजेनेटिकली ये ऑन्टोजेनेटिकली इनका सेम ओरिजिन है, इन दोनों सिस्टर सेल का ऑन्टोजेनेटिकली जो वो सेम ओरिजिन है, कॉमन हैविंग कॉमन ओरिजिन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनेटिकली, मतलब इनका सेम ओरिजिन है, ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हो सीव ट्यूब है, ये देखो ये सीव प्लेट है, यहाँ पे सीव पोर है, और ये इसमें जो है सीव ट्यूब में साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, ठीक है ना, ये सीव पोर है। अब ये कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है, इसके पास तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, ठीक है, जो ठीक है ना। और अब ये देखो ये वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, क्लियर हो गया। तो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कंपेनियन सेल के बारे में। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है। कंपेनियन सेल जो है वो स्पेशल पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, इसलिए ये लिविंग होते हैं। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है कंपेनियन की। ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब बेटा हम पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेनकाइमा के बारे में और फ्लोएम फाइबर के बारे में। हमने सीव ट्यूब भी पढ़ लिया, हमने कंपेनियन भी पढ़ लिया। अब हम फ्लोएम पैरेनकाइमा भी लिविंग सेल है, इसकी पतली सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी है, और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलती है। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर बोलते हैं। ये इलोंगेट होते हैं, मतलब स्ट्रेचेबल होते हैं ना, जब इलोंगेटेड होते हैं जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं। इनमें जो है स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर होता है, ये कमर्शियल इंपॉर्टेंट फाइबर है, और ये जो है वो कमर्शियल फाइबर के रूप में भी यूज़ होता है। तो जूट, फ्लेक्स, हेम्प ये फ्लोएम फाइबर हैं, और ये फ्लोएम फाइबर इलोंगेटेड होते हैं, डेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, इसलिए ये मजबूती भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर जो है हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं, आपको प्राइमरी फ्लोएम में कभी भी फ्लोएम फाइबर देखने को नहीं मिलेंगे। और आपका फ्लोएम पैरेनकाइमा बेटा याद रखना, यहाँ से ही आपके PYQ बनते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा मोनोकोट में अब्सेंट होगा। फ्लोएम पैरेनकाइमा किस में प्रेजेंट होगा, ओनली डाइकोट में प्रेजेंट होगा।
फ्लाइम पेरेन्काइमा डाइकोट में प्रेजेंट होगा, मोनोकोट में अब्सेंट होगा। और यहाँ पे दिया है कि फ्लाइम फाइबर जो है वो सेकेंडरी फ्लाई में देखने को मिलते हैं, प्राइमरी फ्लाई में नहीं देखने को मिलते हैं। अब आ गया है द टिश्यू सिस्टम। तो बेटा टिश्यू सिस्टम जो है वो थ्री टाइप में डिवाइड है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसके 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजिस, एपिडर्मल स्ट्रक्चर। अब एपिडर्मिस आपको पता आउटरमोस्ट लेयर है ना, रूट या स्टेम की, है ना। एपिडर्मल अपेंडेजिस जो है एपिडर्मिस की एक आउट ग्रोथ है जिसको रूट हेयर बोलते हैं, स्टेम हेयर बोलते हैं। स्टेम हेयर को ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। एपिडर्मल का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीफ में ना, जब आप लोअर जो एपिडर्मिस देखते हो वहाँ पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं ना। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बेटा आता है कोटेक्स पेरिसाइकिल पीथी, याद रखना। कोटेक्स पेरिसाइकिल पीथी किसमें आती है, ग्राउंड टिश्यू में। कोटेक्स पेरिसाइकिल पीथी में एंडोडर्मिस नहीं आता है। कोटेक्स की 3 टाइप्स हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कोटेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है। कोटेक्स की 3 टाइप्स है, हाइपोडर्मिस। कोटेक्स की 3 टाइप है, हाइपोडर्मिस, जनरल कोटेक्स, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोटेक्स की 3 टाइप है, हाइपोडर्मिस, जनरल कोटेक्स और एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस जो इनर मोस्ट लेयर है कोटेक्स की, तो एंडोडर्मिस कोटेक्स में आती है। ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है ना, याद रखना। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कोटेक्स पेरिसाइकिल पीथ आता है, कोटेक्स में आता है हाइपोडर्मिस, जनरल कोटेक्स और एंडोडर्मिस आता है, और पेरिसाइकिल और पीथ, ठीक है ना। अब वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं जाइलम और फ्लाइम की अरेंजमेंट। ओके, अब बच्चे यहाँ पे देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है। अब एपिडर्मिस जो है वो आउटरमोस्ट लेयर है और ये पैरेन्काइमा सेल की बनी है, और इसमें जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस जो देखने को नहीं मिलता है। देखो ये आउटरमोस्ट लेयर है ना, एपिडर्मिस की पैरेन्काइमा सेल की बनी है, और यहाँ पे आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एपिडर्मिस के बीच में आपको जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिल रहा है, और पेरिफ्री में साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। बेटा ये सिंगल लेयर है, ठीक है ना। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है एपिडर्मिस में, सिर्फ लीफ के एपिडर्मिस में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है। ये तो हो गया आपका एपिडर्मिस, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि रूट की एपिडर्मिस कैसी होती है, स्टेम की एपिडर्मिस कैसी होती है, लीफ की एपिडर्मिस कैसी होती है। तो रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं, राइजोडर्मिस बोलते हैं, पिल्लीफेरस लेयर बोलते हैं। तो रूट की एपिडर्मिस एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस, एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस, पिल्लीफेरस लेयर, राइजोडर्मिस, एपिब्लेमा, पिल्लीफेरस लेयर। तो ये रूट की एपिडर्मिस है। ये रूट की एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर होती है। रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल अब्सेंट होता है। ये देखो सिंगल लेयर है रूट की एपिडर्मिस, और एक सेल वाला रूट हेयर है, ठीक है। ये एपिब्लेमा है। अब आ गया है स्टेम की एपिडर्मिस कैसे होती है। तो स्टेम की एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है, रूट की एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है, स्टेम की एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होती है। स्टेम की एपिडर्मिस विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं है, ओके। अब देखो स्टेम के एपिडर्मिस में आपको क्यूटिकल भी देखने को मिलता है, जो कि क्यूटिन का बनाता है। क्यूटिकल एक वैक्सी कॉटिंग होती है, और ये मतलब कि ना ट्रांसपिरेशन को, क्यूटिकल जो है वो ट्रांसपिरेशन से इट प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। तो याद रखना कि रूट में क्यूटिकल नहीं होती है, स्टेम में क्यूटिकल होती है। रूट में यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं, और स्टेम में मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर वो होते हैं, जो कि ब्रांचड भी होते हैं, अनब्रांचड भी होते हैं। इसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। ये स्टेम हेयर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, स्टिफ होते हैं, ये ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और बेटा ये जो स्टेम हेयर होते हैं वो सिक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और स्टेम में क्यूटिकल पाए जाते हैं, रूट में क्यूटिकल नहीं होता है, बेटा याद रखना ये जो भी बता रही हूँ। अब लीफ की एपिडर्मिस जो होती है अडेक्सियल होती है और अबैक्सियल होती है, ठीक है। तो 2 तरह की एपिडर्मिस होती है, अगर हम लोकेशन के बेसिस पे जो है वो 2 तरह की एपिडर्मिस होती है, अडेक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस। अडेक्सियल होती है अपर एपिडर्मिस, और अबैक्सियल होती है लोअर एपिडर्मिस। अडेक्सियल अपर, अबैक्सियल लोअर एपिडर्मिस होती है। अब आप बेटा देख सकते हो, ये देखो डाइकोट जो लीफ होती है ना, डाइकोट लीफ होते हैं, उनकी जो अपर एपिडर्मिस होती है उसकी क्यूटिकल मोटी होती है, लेकिन डाइकोट लीफ की जो अबैक्सियल यानी कि लोअर एपिडर्मिस होती है उनकी क्यूटिकल थिन होती है, ठीक है ना। अब जो मोनोकोट लीफ होता है ना, मोनोकोट लीफ, उसकी जो अपर एपिडर्मिस होती है उसकी क्यूटिकल मोटी होती है, ठीक है। डाइकोट की भी अपर एपिडर्मिस की लीफ जो है वो मोटी, जो डाइकोट लीफ होता है उसकी अपर एपिडर्मिस में मोटी क्यूटिकल होती है, और मोनोकोट लीफ में भी अपर एपिडर्मिस में मोटी क्यूटिकल होती है, ठीक है ना। और याद रखना डाइकोट लीफ में ना
अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं होता, और मोनोकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस में इक्वल, अपर और लोअर एपिडर्मिस में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। तो डाइकोट लीफ का याद रखना कि बेटा डाइकोट और मोनोकोट की एक सिमिलरिटी है कि इसमें जो है ना अपर एपिडर्मिस होती है उसमें आपको मोटी क्यूटिकल देखने को मिलती है, लेकिन मोनोकोट लीफ में जो है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में इक्वल नंबर स्टोमेटा देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना डाइकोट में ना अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है ना। और डाइकोट लीफ के लोअर एपिडर्मिस में जो है वो लार्ज नंबर स्टोमेटा होते हैं। अपर में कोई स्टोमेटा देखने को मिलता है, पर लोअर में लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और आगे है नोट क्या है, तो बेटा अगर मोनोकोट लीफ की बात करें तो अपर एपिडर्मिस जो है मोनोकोट की अपर एपिडर्मिस जो है वो मॉडिफाई हो जाती है लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल, जिसको बोलते हैं बूलीफॉर्म सेल। तो मोनोकोट की अपर एपिडर्मिस जो मोनोकोट का पत्ता देखोगे ना जिनमें स्टोमेटा अपर और लोअर एपिडर्मिस में इक्वल होता है, लेकिन मोनोकोट के अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल मोटी होती है, ठीक है बेटा। बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है, फिर डायग्राम भी बन जाएगी आपकी। तो मोनोकोट की अपर एपिडर्मिस जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, उसमें चेंज आ जाता है, मतलब उसमें ना लार्ज बड़े बड़े कलरलेस एम्प्टी सेल बनेंगे जिनको ब्यूलीफॉर्म सेल बोलते हो। तो उसमें जो है बड़े बड़े कलरलेस, जिनका कोई रंग नहीं, कलरलेस एम्प्टी सेल बनेंगे जिनको ब्यूलीफॉर्म सेल बोलते हैं। तो बड़े बड़े कलरलेस एम्प्टी सेल बनेंगे जिनको ब्यूलीफॉर्म सेल बोलते हैं। ये ब्यूलीफॉर्म सेल ग्रुप में होते हैं। ये ब्यूलीफॉर्म सेल अंदर को कर्ल होते हैं ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो ब्यूलीफॉर्म सेल जो है ये ब्यूलीफॉर्म सेल ग्रुप्स में होते हैं। ब्यूलीफॉर्म सेल जो है वो ग्रुप में होते हैं। ब्यूलीफॉर्म सेल जो है अंदर को कर्ल होते हैं ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो बेटा जो आपके अडेक्सियल एपिडर्मिस होती है ना, अपर एपिडर्मिस होती है, इसमें बड़े बड़े लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल होते हैं जिनको बूलीफॉर्म बूलीफॉर्म सेल बोलते हैं। ये ग्रुप में होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, बड़े बड़े सेल होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, ये अंदर को कर्ल होते हैं, ठीक है ना। और वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ये, ठीक है, तो इनको बोलते हैं बूलीफॉर्म सेल। अब बोलते हैं ये ब्यूलीफॉर्म सेल जो कभी भी ना डाइकोट लीफ में नहीं पाए जाते। ब्यूलीफॉर्म सेल जो है वो हमेशा मोनोकोट लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्यूलीफॉर्म सेल जो है प्लांट की जो है हेल्प करते हैं, मतलब कि टू हेल्प प्लांट टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन, ठीक है ना। तो जो है वो प्लांट की जो है वो हेल्प करते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में भी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये देखो मोनोकोट लीफ है, यहाँ पे ब्यूलीफॉर्म सेल देखने को मिल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है ना। तो ये देखो, ये जैसे ये लीफ है, ये एपिडर्मिस है लीफ की, और ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा में माइन्यूट एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। हाँ जी, तो बच्चे आप यहाँ पे देखो, ये डाइकोट का स्टोमेटा है, ये मोनोकोट का स्टोमेटा है, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये पोर है, ये स्टोमेटा का पोर है, ठीक है। अब इस पोर को किसने कवर किया है? गार्ड सेल ने कवर किया। गार्ड सेल के अंदर की वाल आपको मोटी दिखेगी, बाहर की वाल आपको पतली दिखेगी। अब इस गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, इस गार्ड सेल में आपको माइक्रोफाइब्रिल दिख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये गार्ड सेल को किसने कवर किया? सबसाइडरी सेल ने किया। अब ये मोनोकोट स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर जो है वो डंबल शेप, ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल से पोर कवर था डाइकोट में, और मोनोकोट में डंबल शेप गार्ड सेल से स्टोमेटल पोर कवर्ड है, ठीक है। ये सबसाइडरी सेल है, ओके। और यहाँ पे आपको डंबल शेप इसमें क्लोरोप्लास्ट भी दिखेंगे, माइक्रो सेलुलोज के माइक्रो फाइब्रिल भी दिखेंगे जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब किडनी शेप्ड गार्ड सेल जो होती है ना, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो है असेसरी मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल है, ठीक है ना। तो किडनी शेप्ड गार्ड सेल जो है, ठीक है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब साइडरी सेल क्या होता है? ये एक असेसरी मॉडिफाई एपिडर्मल सेल है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। अब गार्ड सेल जब बेटा ओपन होते हैं, तो बेटा देखो जब जब ना ये गार्ड सेल जो है, जब इसमें पानी की एंट्री होगी ये टर्जिड हो जाएगा और ये ओपन होगा, और जब पानी एग्जिट होगा ये फ्लैसिड हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा गार्ड सेल, ठीक है। तो टर्जिड के टाइम ओपन और फ्लैसिड के टाइम
क्लोज, ठीक है। अब आ गया डाइकोट में किडनी शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, मोनोकोट में डंबल शेप गार्ड सेल होते हैं। अब देखा आपने देखा था ना, गार्ड सेल की बाहर वाली बॉल पतली होती है और अंदर वाली बॉल जो है वो मोटी होती है। अब स्टोमेटल ऑपरेटस कैसे बनते हैं बेटा, याद रखना, स्टोमेटल ऑपरेटस ये पूरा कैसे बनता है ऑपरेटस, स्टोमेटा के पोर से, गार्ड सेल से और सबसाइडरी सेल से बनता है। और इस स्टोमेटल ऑपरेटस का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, गैस का एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना, वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन किससे कंट्रोल होती है, जो आपके स्टेम में क्यूटिकल होता है ना, आपके स्टेम और लीफ में क्यूटिकल होता है उससे, ठीक है ना। स्टेम और लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, वो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। अब एपिडर्मिस की जो स्टेम मल्टीसेलुलर हेयर होते हैं, स्टेम में मल्टीसेलुलर हेयर होते हैं जिसको ट्राइकोम बोलते हैं, वो पैरेनकाइमा के बने होते हैं, वो सिक्रेशन का काम करते हैं, वो सिक्रीटरी होते हैं स्टेम के हेयर, ठीक है ना। और आउटरमोस्ट एपिडर्मिस आपको पता है प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बच्चे हमने एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया, अब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, ये मतलब प्लांट बॉडी की मेन बल्क है। एपिडर्मिस, वेस्कुलर टिश्यू और जो भी बचता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यूज को छोड़ के जो भी बचता है वो ग्राउंड टिश्यू में आता है। अब ग्राउंड टिश्यू में सबसे पहले कोटेक्स आते हैं। कोटेक्स जो है वो उसमें 3 टाइप हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कोटेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बेटा रूट में अब्सेंट होती है, याद रखना। हाइपोडर्मिस जो है ना ये प्रोटेक्टिव होती है। हाइपोडर्मिस जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होती है क्योंकि हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर भी होती है और मल्टी लेयर भी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना हाइपोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर भी होती है और मल्टी लेयर भी होती है। हाइपोडर्मिस प्रोटेक्टिव होती है, हाइपोडर्मिस फोटोसिंथेसिस भी करती है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है। ये सिंगल लेयर भी होती है, मल्टी लेयर भी होती है। हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट होती है, हाइपोडर्मिस स्टेम में प्रेजेंट होती है। तो डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस जो वो किससे बनी है, कोलेनकाइमेटस सेल में। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस की बनी है और मोनोकोट स्टेम में जो है वो हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस की बनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जनरल कोटेक्स। तो जनरल कोटेक्स जो है, अब डाइकोट और मोनोकोट रूट में कोटेक्स जो है पैरेनकाइमेटस होता है, ठीक है। और मोनोकोट स्टेम में जो है वो मोनोकोट स्टेम में जो है वो कोटेक्स अब्सेंट होता है, ठीक है। मोनोकोट स्टेम में जो है वो जनरल कोटेक्स अब्सेंट होता है। डाइकोट और रूट और मोनोकोट रूट में जनरल कोटेक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में कोटेक्स अब्सेंट होता है, यानी कि डाइकोट स्टेम में कोटेक्स प्रेजेंट होगा। तो वो बेटा कोटेक्स जो है वो डाइकोट स्टेम में कैसा होगा, पैरेनकाइमेटस होगा। तो याद रखना डाइकोट रूट मोनोकोट रूट में कोटेक्स पैरेनकाइमेट, डाइकोट रूट मोनोकोट रूट और मोनोकोट डाइकोट रूट मोनोकोट रूट डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट मोनोकोट रूट डाइकोट स्टेम, इनमें कोटेक्स जो जनरल कोटेक्स जो वो पैरेनकाइमेटस होता है। लेकिन डाइकोट स्टेम में तो मुझे पैरेनकाइमेटस कोटेक्स होता है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में जो वो कोटेक्स अब्सेंट होगा, ठीक है। अब बात करेंगे एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस जो है एक सिंगल लेयर है, ठीक है। ऑल टिश्यू प्रेजेंट इन टू द एंडोडर्मिस बेटा, और सभी टिश्यू जो है एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको जो वो स्टील भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंडोडर्मिस जो है वो इनर लेयर है, सिंगल लेयर है, और टिश्यू जो है वो इनर टू द एंडोडर्मिस, तो इसलिए एंडोडर्मिस को स्टील भी बोलते हैं। और बेटा याद रखना मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस जो है अब्सेंट होती है, ठीक है। तो मोनोकोट स्टेम में कोटेक्स भी अब्सेंट होता है, मोनोकोट स्टेम में कोटेक्स भी अब्सेंट होता है, मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस भी अब्सेंट होती है। इसका मतलब डाइकोट स्टेम में कोटेक्स भी होता है, डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो बेटा एंडोडर्मिस डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस अब जो होती है ना उसमें बैरल शेप्ड सिलेंड्रिकल पैरेनकाइमेटस, तो बोलते हैं एंडोडर्मिस जो है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखो एंडोडर्मिस है ना, ये देखो एंडोडर्मिस है आपकी, ठीक है। अब ये क्या है, ये सभी सेल सेम है लेकिन ये सेल अलग दिख रहा है, तो ये कौन सा सेल है, पैसेज सेल। तो एंडोडर्मिस में पैसेज सेल प्रेजेंट होता है जो अलग है बाकियों से,
और पैसेज सेल होती है, पैसेज सेल वो सेल होता है जहाँ पे स्यूब्रिन की डिपोजिशन अब्सेंट होती है। तो पैसेज सेल जो है वो वाटर की एंट्री को, बेटा देखो बाकी जो सेल है ना वहाँ पे स्यूब्रिन डिपॉजिट है, तो इस स्यूब्रिन डिपोजिशन के कारण जो है वो एंडोडर्मिस में पानी एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सेल है जहाँ पे स्यूब्रिन डिपोजिशन नहीं है, यहाँ पे स्यूब्रिन डिपोजिशन जो है वो नहीं है, इसलिए जो इसको पैसेज सेल बोलते हैं और यहाँ से जो है वो वाटर अंदर को जाएगा। ठीक है ना, तो समझ आ गया। और बेटा एंडोडर्मिस में जो है डाइकोट स्टेम में जो डाइको यहाँ पे जो है डाइकोट रूट जो है यहाँ पे जो है वो आपकी जो रूट है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे एंडोडर्मिस में देखने को मिल रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है तो बेटा ये देखो यहाँ पे ये देखो जैसे ये एंडोडर्मिस है ना, ठीक है ना, तो एंडोडर्मिस में पैसेज सेल होते हैं, वहाँ से पानी जो है वो एंडोडर्मिस के थ्रू आता है। और जो बाकी सेल होती है जहाँ पे स्यूब्रिन डिपोजिशन होती है, एंडोडर्मिस के बाकी सेल है स्यूब्रिन डिपोजिशन होती है, वहाँ से पानी एंटर नहीं आता है क्योंकि स्यूब्रिन जो इम्परमीबल टू वाटर। अब आपको देखो यहाँ पे जो है स्यूब्रिन इम्परमीबल टू वाटर। अब स्यूब्रिन जो है ये एक स्ट्रिप बनाएगा जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, रूट्स में। आपको पैसेज सेल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, रूट में, स्यूब्रिन डिपोजिशन एंडोडर्मिस में। तो ये क्लियर हो गया। अब बेटा याद रखना कि आपको मैंने बोला कि मोनोकोट स्टेम में कोटेक्स अब्सेंट होती है। ठीक है ना, कोटेक्स अब्सेंट होती है। मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, मोनोकोट स्टेम में कोटेक्स भी अब्सेंट होती है। ठीक है ना, और एंडोडर्मिस भी अब्सेंट होता है। ठीक है ना, और मोनोकोट स्टेम में जो है वो स्क्लेरन काइमेटस होता है, हाइपोडर्मिस, और डाइकोट स्टेम में तो कोलन काइमेटस होता है। अब आगे है कि मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस भी एब्सेंट होती है और मोनोकोट स्टेम में जर्नल कोटेक्स भी एब्सेंट होता है। डाइकोट में एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ बोलती है या फिर स्टार्च ग्रेन्स बोलते हैं। तो डाइकोट स्टेम में जो है वो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में एंडोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती है, और डाइकोट और मोनोकोट रूट में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है ना। अब बेटा लेकिन डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं होती है, यहाँ पे डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ बोलते हैं। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल जो है वो आउटर मोस्ट टिश्यू है स्टील का। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है और सभी टिश्यू ना एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, लेकिन जो पेरिसाइकिल है वो स्टील का जो है ना, इसलिए एंडोडर्मिस को स्टील बोलते हैं। तो पेरिसाइकिल जो है वो स्टील का जो है, सभी टिश्यू ना एंडोडर्मिस के अंदर है और उन सभी को जो है वो स्टील बोलते हैं। लेकिन जो स्टील, अब एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू हैं उनको स्टील बोलते हैं, लेकिन जो स्टील का बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल जो है वो सिंगल से मल्टी लेयर होती है, एंडोडर्मिस सिंगल होती है। ठीक है ना, अब एंडोडर्मिस जो है वो किसकी एंडोडर्मिस पैरेन्काइमेटस की बनी होती है ना, और उसमें जो है बैरल शेप्ड सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। एंडोडर्मिस तो पैरेन्काइमेटस होती है, लेकिन पेरिसाइकिल जो है वो पैरेन्काइमेटस भी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस भी होती है। जब पेरिसाइकिल जो है पैरेन्काइमेटस होगी तो वो स्टोरेज का काम करेगी, और जब पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमेटस होगी तो वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब बेटा याद रखना ये पेरिसाइकिल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। अब डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल जो है वो लैटरल रूट देती है, और पेरिसाइकिल जो है वो कैम्बियम भी बनाती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और मोनोकोट में जो है इन मोनोकोट एंड डाइकोट रूट पेरिसाइकिल जो है वो पैरेन्काइमेटस होती है। याद रखना बेटा डाइकोट रूट में और मोनोकोट रूट में पेरिसाइकिल किससे बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में। अब डाइकोट रूट की बात करें तो डाइकोट रूट और मोनोकोट में पेरिसाइकिल जो है वो पैरेन्काइमेटस होती है। ठीक है ना, और डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की बात करें तो डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल लेटरल रूट देती है, और मोनोकोट में जो है पेरिसाइकिल जो ये डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल जो है वो लेटरल रूट देती है, और सेकेंडरी ग्रोथ की जो कैम्बियम बनती है ना सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो पेरिसाइकिल से बनती है। ठीक है ना, और मोनोकोट में जो है पेरिसाइकिल जो है वो लेटरल रूट देती है। ठीक है ना, याद रखना सिर्फ कैम्बियम कुम्बियम नहीं बनाती है मोनोकोट रूट में, डाइकोट रूट में बनाती है। ठीक है, अब हम स्टेम की पेरिसाइकिल की बात करें तो स्टेम की पेरिसाइकिल देखो, स्टेम की पेरिसाइकिल जो है, अब देखो डाइकोट स्टेम की बात करें तो हिट्रोजीनस पेरिसाइकिल होती है डाइकोट स्टेम में। हिट्रोजीनस मतलब हाफ सेल जो है वो स्क्लेरन काइमेटस होंगे पेरिसाइकिल के,
और हाफ सेल जो है वो पैरेनकाइमेटस हो गए। तो बेटा मैंने आपको बताया डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की पेरिसाइकिल पैरेनकाइमेटस होती है, लेकिन डाइकोट स्टेम की पेरिसाइकिल जो है वो हिट्रोजिनस होती है, हाफ पैरेनकाइमेटस होती है और हाफ स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। तो ये देखो बेटा, ये है आपकी एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू है वो क्या है, स्टील है। अब देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे पेरिसाइकिल देखो, ये यहाँ पे पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक है, और ये वाली पेरिसाइकिल जो वो पैरेनकाइमेटस है, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम की पेरिसाइकिल ऐसी होती है। अब हम बेटा पढ़ेंगे पिथ के बारे में, ठीक है ना, जिसको मेड्यूला भी बोलते हैं। अब पिथ जो है वो पैरेनकाइमा की बनी है विद इंटरसेलुलर पिथ में आपको स्पेस भी देखने को मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलेगा। अब बेटा याद रखना कि जो डाइकोट रूट होती है ना, उसमें पिथ या तो होगी तो बड़ी ही छोटू सी होगी, या तो स्पष्ट रूप से दिखेगी नहीं, इनकॉन्स्पिकुअस होगी, मतलब पिथ नॉट वेल डिवेल्प्ड इन डाइकोट रूट। लेकिन मोनोकोट रूट में जो है वो पिथ जो है वो वेल डिवेल्प्ड होगी, बड़ी होगी और कॉन्स्पिकुअस होगी, याद रखना, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जो डाइकोट रूट है उसमें पिथ अच्छे से डिवेल्प नहीं होगी, मोनोकोट रूट में जो है वो पिथ अच्छे से डिवेल्प होगी। अब डाइकोट स्टेम की बात करें या मोनोकोट स्टेम की बात करें, ठीक है ना, तो डाइकोट स्टेम में जो है वो पिथ वेल डिवेलप्ड होती है, याद रखना। डाइकोट रूट में पिथ वेल डिवेलप्ड नहीं होती है, लेकिन डाइकोट स्टेम में पिथ जो है वो अच्छे से डिवेलप होती है। डाइकोट रूट में पिथ अच्छे से डिवेलप नहीं होती है, डाइकोट स्टेम में पिथ अच्छे से डिवेलप होती है। डाइकोट स्टेम में आपको मेडुलरी रेज देखने को मिलती है, ठीक है, मेडुलरी रेज डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जो मेडुलरी रे है क्या चीज़, बेटा जो पिथ है ना, पिथ की एक्सटेंशन है, पिथ के जो सेल है ना सेंटर में, उनकी एक्सटेंशन से जो है वो मेडुलरी रे बनती है। अब ये पिथ कहाँ पे देखने को मिलती है, तो बेटा जो देखो पिथ की एक्सटेंशन कहाँ को देखने को मिलती है, जहाँ आप ना बेस्कुलर डाइकोट स्टेम में ना बेस्कुलर बंडल देखोगे, तो बेस्कुलर बंडल के बीच से आपको ना मतलब पिथ की एक्सटेंशन दिखेगी, ऐसे लगेगी फाइबर दिखेंगे, तो उनको मेडुलरी रे बोलते हैं, ठीक है ना। और मोनोकोट स्टेम में जो है वो ग्राउंड टिश्यू अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, तो मोनोकोट स्टेम में पिथ अब्सेंट होती है, याद रखना। डाइकोट रूट में पिथ अच्छे से नहीं होती है, डाइकोट स्टेम में पिथ अच्छे से डेवलप होती है। मोनोकोट रूट में पिथ लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड होती है, तो मोनोकोट में जो है पिथ अब्सेंट होती है, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। अब आप देख सकते हो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ, ठीक है। तो बेटा ग्राउंड जो लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसको मिजोफिल सेल बोलते हैं। मिजोफिल सेल पैरेनकाइमा के बने होते हैं, और ये जो है बेटा मिजोफिल सेल जो है वो कोटेक्स और पिथ में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। डाइकोट का लीफ डोर्सीवेंट्रल लीफ है, मोनोकोट का लीफ आइसोबाइलेटरल लीफ है। अब डाइकोट लीफ की मिजोफिल देखें तो वो पेलिसेड मिजोफिल और स्पंजी मिजोफिल में डिफरेंशिएट है। पेलिसेड मिजोफिल कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, स्पेस अब्सेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है, डार्क ग्रीन होती है, लेकिन स्पंजी मेसोफिल ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, इसमें स्पेस अब्सेंट, इसमें स्पेस अब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है अबैक्सियल एपिडर्मिस में देखने को मिलती है। अबैक्सियल होता है लोअर, स्पंजी मेसोफिल लोअर एपिडर्मिस में होती है, ये अपर एपिडर्मिस में होती है, ठीक है। इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, और ये जो है वो लेस ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, ये थोड़ी कम ग्रीन होती है, पहले से डार्क ग्रीन है और ये कम ग्रीन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोनोकोट लीफ है, जिसमें जिसे आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं, और ये डोर्सीवेंट्रल लीफ है, डाइकोट लीफ। तो इसकी मिजोफिल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है। पेलिसेड और स्पंजी में सभी सेल जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम शेप साइज के होते हैं, ओके। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखेंगे, पहले हम थोड़ी टर्म समझ लेते हैं। तो बेटा रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किस में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। यहाँ पे आपको जो है जाइलम और फ्लाइम जो है वो अलग अलग रेडियस में दिखेंगे, यानी कि देखो ये जाइलम है, ये फ्लाइम है, ये जाइलम है, ये फ्लाइम है, फ्लाइम जाइलम फ्लाइम, तो ये होते हैं। यहाँ पे जाइलम फ्लाइम जो है वो अलग अलग रेडियाई में देखने को मिलेंगे। तो रूट्स में जो है वो रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। तो रूट में जो है वो कैम्बियम अब्सेंट होती है, ठीक है ना। तो रूट में जो है वो कैम्बियम अब्सेंट होती है, और एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है कैम्बियम में, ठीक है। तो वो जो है डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। तो बेटा रूट में कैम्बियम जो है वो अब्सेंट होती है, और एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है वो जो कि सेकेंडरी डाइकोट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये जो रेडियाई वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम रूट में देखने को मिल रहा है, जाइलम अलग है, फाइलाइम अलग रेडियस में है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको है कैम्बियम आर लेटर ऑन इन
कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ डाइकोट। तो बेटा डाइकोट की जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ना, डाइकोट रूट में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है ना, जो डाइकोट रूट होती है। तो वहाँ पे आप कैम्बियम मतलब कि जो है डाइकोट के जो कैस्पेरियन जो होता है ना, उनमें बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये छोड़ो आप अभी। रेडियल हो गया। अब कंजॉइंट क्या होता है? तो कंजॉइंट होता है जब रेडियल में जाइलम फ्लाइम अलग अलग रेडियस में था, अब यहाँ पे जाइलम और फ्लाइम सेम रेडियम में। देखो ये जाइलम है, ये फ्लाइम है, जाइलम है, फ्लाइम है, ठीक है ना। और ये आपका पेरिसाइकिल है। ठीक है, तो कंजॉइंट समझ आ गया। अब बेटा कंजॉइंट जो है वो डिवाइड है टू टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। तो अब आपको पता है कि कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे देखो अब कंजॉइंट में, अब बेटा कंजॉइंट आप समझ गए हो है ना। कंजॉइंट जो है वो टू टाइप में डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। तो बेटा जब कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के बीच में ये देखो कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लाइम के बीच में प्रेजेंट है ना, तो इस तरह की कैम्बियम को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है ना। तो ये क्या है? जब कैम्बियम जाइलम और फ्लाइम के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है? कंजॉइंट ओपन। और ये हमें डाइकोट स्टेम में देखने को मिलता है। और ये जो कैम्बियम है इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जब कैम्बियम जो है अब्सेंट है, बेटा जब कैम्बियम प्रेजेंट होगी तभी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोनोकोट स्टेम का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखेंगे तो जाइलम और फ्लेम के बीच में कैम्बियम अब्सेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगी। तो इसका मोनोकोट स्टेम का जो किस तरह का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, तो इसमें कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अब कंजॉइंट जो है आगे टू टाइप में डिवाइड है, कोलेटरल सिस्टम और बाई कोलेटरल सिस्टम, ठीक है ना। कोलेटरल सिस्टम जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं। तो बेटा देखो अब डाइकोट स्टेम में क्या होता है? डाइकोट स्टेम में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगी तो इसको बोलते हैं कोलेटरल ओपन सिस्टम। और कोलेटरल क्लोज क्या होता है? कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज, ठीक है ना। तो कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज क्या होता है कि जब मोनोकोट डाइकोट स्टेम का कैसा है? डाइकोट स्टेम का कंजॉइंट कोलेटरल ओपन और कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज जो है वो मोनोकोट स्टेम का है। और डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ का कंजॉइंट, अच्छा मोनोकोट स्टेम मोनोकोट लीफ, मोनोकोट स्टेम मोनोकोट लीफ और डाइकोट लीफ का कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज है। अब बाई कोलेटरल सिस्टम क्या होता है? बेटा ये ऑलवेज ओपन फॉर ग्रोथ। अब इसमें आपको फ्लोएम के दो पैच देखने को मिलेंगे। दो फ्लोएम जो है वो बाहर वाली साइड है और सेंटर में जो है अंदर जो है वो जाइलम है, ठीक है ना। तो ये जो है कंजॉइंट है, ये मतलब कि जो है इस बाई कोलेटरल में दो पैच दिखेंगे फ्लोएम के दो। तो यहाँ पे ऑर्डर में फ्लोएम है दो पैच और ये जाइलम है, तो कंजॉइंट है, बाइकोलेटरल है और ओपन है। ठीक है, समझ आ गया। तो आगे देखो रूट जो है, अब देखो रूट जो है, अब ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखो। तो बेटा देखो रेडियल और एक्सार्क, ठीक है। तो जब प्रोटोजाइलम आपको जो छोटू सा है, ये देखो रूट में एक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है रेडियल और एक्सार्क, ठीक है। तो बेटा ये देखो आप यहाँ पे आपको ये जाइलम वाला पोर्शन है, फ्लाइम वाला अलग से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लाइम वाला अलग होगा, जाइलम फ्लाइम अलग अलग रेडियाई के में होंगे। तो इसलिए रूट में जो है वो रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। और याद रखना रूट में जो है एक्सार्क कंडीशन देखने को मिलती है। तो बेटा आपको पता है प्रोटोजाइलम छोटा होता है, मेटाजाइलम बड़ा होता है। जब प्रोटोजाइलम बाहर को होता है तो वो एक्सार्क होता है, ठीक है। जब प्रोटोजाइलम अंदर को होता है तो अंडार्क होता है। तो यहाँ पे एक्सार्क आपको देखने को मिल रहा है ना। तो डाइकोट रूट जो है, अब डाइकोट रूट जो है इसमें जो एन सी अगर आप इसमें ना डाइकोट रूट में जो जाइलम बंडल जो होते हैं 2 से लेके 6 तक होते हैं। अगर जाइलम बंडल 2 होंगे ना तो डाइआर्क बोलेंगे, 6 होंगे तो हेक्सार्क बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी बताती है कि डाइकोट रूट में जो है वो जाइलम जो है वो टेट्रार्क होते हैं, ठीक है ना। 4 होते हैं, टेट्रार्क होते हैं, इस तरह का होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये बोलती है। अब जाइलम जो वो हेक्सागोनल होता है। जाइलम कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप का होता है। कैम्बियम जो है वो बाद में डेवलप होती है ड्यूरिंग डाइकोट जो रूट होता है उसमें कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बाद में डेवलप होती है, ठीक है ना। अब मोनोकोट रूट की बात करें तो इसमें जाइलम बंडल 2 से लेकर 6 तक है। इसमें आपको सिर्फ ना इसमें जो डाइआर्क और हेक्सार्क कंडीशन देखने को मिलती है। डाइकोट रूट में डाइआर्क हेक्सार्क देखने को मिलती है। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि डाइकोट रूट में जो है वो टेट्रार्क कंडीशन देखने को मिलती है जाइलम की।
और मोनोकोट रूट क्या बोलती है, मोनोकोट रूट बोलती है कि इसमें जाइलम बंडल 6 होते हैं। तो मोनोकोट रूट में पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है, मोनोकोट रूट में एक्सार्क अरेंजमेंट देखने को मिलती है, और एक्सार्क जो है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो एक्सार्क में जो है मोनोकोट रूट में एक्सार्क देखने को मिलती है ना, तो इसमें प्रोटोजाइलम बाहर को होंगे, मेटाजाइलम अंदर को होंगे। तो और ये शेप जो है इसकी ओवल और स्फेरिकल होती है, ठीक है ना, ओवल और स्फेरिकल होती है, तो याद रखना। अब आगे एंडार्क क्या होता है, तो आपको पता है जब प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की ओर प्रेजेंट होता है ना, तो एंडार्क होता है। तो डाइकोट स्टेम जो है, अब बेटा यहाँ पे अब डाइकोट स्टेम है। अब स्टील क्या होता है, मैंने बताया था कि एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो स्टील है। तो स्टील की प्रॉपर्टी है, ये रिंग में अरेंज होते हैं। जब जब ये ना स्टील रिंग में अरेंज होती है तो इसको यू स्टील बोलते हैं। अब वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, डाइकोट स्टेम में कंजॉइंट होगा, कोलेटरल होगा, ओपन होगा। और डाइकोट स्टेम में आपको बंडल शीथ अब्सेंट होती है, ठीक है ना। और डाइकोट स्टेम में जो जी बंडल शीथ अब्सेंट होगी, तो बेटा जो लेयर वेस्कुलर बंडल को सराउंड करती है ना उसको बंडल शीथ बोलते हैं। तो डाइकोट स्टेम में बंडल शीथ अब्सेंट होती है, क्योंकि डाइकोट स्टेम में मतलब वेस्कुलर बंडल को कोई भी बंडल शीथ सराउंड नहीं करती है, ठीक है। डाइकोट स्टेम में एक जैसे साइज के वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। डाइकोट स्टेम एंडार्क होता है, प्रोटोजाइलम जो वो पिथ की तरफ फेस करती है। मोनोकोट स्टेम में जो है वो जो आपका वेस्कुलर बंडल है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं होते, वो स्कैटर्ड होते हैं। इसलिए मोनोकोट में स्टील को क्या बोलते हैं, डाइकोट स्टेम में स्टील को यू स्टील बोलते हैं, और मोनोकोट में ए टेक्टो स्टील बोलते हैं, क्योंकि स्टील जो वो स्कैटर्ड होती है। मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल जो कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज होते हैं। मोनोकोट में जो बंडल डाइकोट स्टेम में बंडल शीथ अब्सेंट होती है। मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, जो कि वेस्कुलर बंडल को सराउंड करती है। अब डाइकोट स्टेम में सेम साइज़ के वेस्कुलर बंडल होते हैं। मोनोकोट में लार्ज वेस्कुलर बंडल जो है ना वो सेंटर में होगा, और लेस जो कि लेस डेंस। तो मैंने क्या बोला कि मोनोकोट स्टेम में जो है बड़ा सा वेस्कुलर बंडल जो होगा वो सेंटर में होगा। मोनोकोट स्टेम में लार्ज वेस्कुलर बंडल सेंटर में होगा, जो कि कम डेंस होगा। और मोनोकोट में स्मॉल वेस्कुलर बंडल जो है वो पेरीफ्री में होगा, जो कि ज़्यादा डेंस होगा। तो इसको बोलते हैं एंडार्क। याद रखना, एंडार्क मतलब छोटा वाला जो होगा वो एंडार्क, जो छोटा वाला वेस्कुलर बंडल जब पेरीफ्री में होगा और वो ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। और लार्ज वाले वेस्कुलर बंडल जो होंगे वे सेंटर में होंगे, कम डेंस होंगे। और जो लार्ज वाले वेस्कुलर बंडल होंगे वे पेरीफ्री में होंगे और ज़्यादा डेंस होंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। तो बेटा आप देख सकते हो कि डाइकोट स्टेम में वाटर कैविटी, जिसको स्काइजो लाइसो जीनस कैविटी बोलते हैं, वो डाइकोट स्टेम में अब्सेंट होती है। और वाटर कैविटी जो है वो आपको मोनोकोट स्टेम में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम जो है वो वाटर कैविटी में, ठीक है ना, ये छोटा है। और मेटाजाइलम तो आपको पता ही है कहाँ पे होते हैं। तो ये मोनोकोट स्टेम का भी हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ। तो लीफ का वेस्कुलर टिश्यू कैसा होता है, कंजॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, क्लोज होता है। कंजॉइंट होता है, कोलेटरल होता है और क्लोज होता है, ठीक है। लीफ का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज होता है। बंडल शीथ लीफ में प्रेजेंट होती है। मोनोकोट में भी स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ होती है, लेकिन लीफ में पेरन काइमेटस बंडल शीथ होती है, ठीक है। अब डाइकोट लीफ में ना डिफरेंट साइज़ के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। और ठीक है, तो डाइकोट में डिफरेंट साइज़ के बंडल देखने को मिलते हैं, डिफरेंट साइज़ के वेस्कुलर बंडल को देखने को मिलते हैं। देखो ये लीफ है और इसमें जो पैरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल है, ठीक है। तो पैरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल देखने को मिलती है लीफ में। डिफरेंट साइज़ के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं डाइकोट लीफ में। डाइकोट लीफ में मोटी बीन होती है, लार्ज साइज़ का थिक बीन होती है। बोलते हैं डाइकोट लीफ में थिक बीन होती है। डाइकोट लीफ में कैसी बीन्स होती है, थिक बीन होती है, जिसमें लार्ज साइज़ के वेस्कुलर बंडल होते हैं। और डाइकोट लीफ में थिन बीन होती है, जहाँ पे स्मॉल साइज़ के वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। मोनोकोट लीफ में क्या होता है कि पैरेलल वेनेशन होती है और वहाँ पे सेम साइज़ के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट एट मिड रिब, ठीक है ना। मतलब कि सेम साइज़ के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया।
अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। ठीक है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे बेटा, आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट का साइज जो गिर्थ में, थिकनेस में, डायमीटर में बढ़ता है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो वो सिर्फ सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ टू टाइप्स होती है, स्टीलर ग्रोथ और एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। अब स्टीलर ग्रोथ को आप देख सकते हो, तो ये देखो ये है आपका, ये आपका है, यहाँ पे आपका ये जाइलम है, ये फ्लाइम है, ये जाइलम है, फ्लाइम है। ठीक है। अब जाइलम और फ्लाइम के बीच जो कैम्बियम है इसको इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद ये देखो ये पेरिसाइकिल है। ठीक है। इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम जो है ये प्राइमरी इन ओरिजिन है, ये जाइलम और फ्लाइम के बीच में। अब आप देखो ये पिथ की इलोंगेशन है, ये देखो ये पिथ की एक्सटेंशन है, ये जैसे मेडुलरी रे बनेगी फिर। ठीक है ना। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है, ये रिंग बनाती है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाती है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब ये जो मेडुलरी रे है ये पेरेनकाइमेटस है, ये पिथ की एक्सटेंशन है। मेडुलरी रे क्या है, ये जो है वो पेरेनकाइमेटस सेल है और ये पेरेनकाइमेटस परमानेंट टिश्यू है। अब देखो ये प्राइमरी, ये आपका ये आपका प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है। क्लियर हो गया। अब आगे क्या होगा, ये देखो आगे बोल रहा है कि जो आपका ये मेडुलरी रे है ये क्या करेगी, डी डिफ्रेंशिएशन करेगी। डी डिफ्रेंशिएशन मतलब कि डिफ्रेंशिएशन को रिमूव कर देगी। अब ये जो मेडुलरी रे है ये एबिलिटी टू, इसमें डिवीज़न करने की एबिलिटी होगी जिससे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। ठीक है ना। तो मेडुलरी रे से क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। इसको इंटरफेसिकुलर के में, तभी तो बेटा मेडुलरी रे में डी डिफरेंशिएशन हुआ जिससे कि आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम बना जिसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। क्लियर हो गया ना कैसे बना। अब आपको क्लियर हो गया कि ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके द्वारा बना है, मेडुलरी रे के डी डिफरेंशिएशन करने से। ठीक है। अब आगे वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनी है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनी है। ठीक है ना। इंट्रा जो है वो ना, ये जो है हाफ प्राइमरी और वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हाफ प्राइमरी और हाफ सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम विदाउट स्टॉपिंग मेक सेकेंडरी जाइलम मोर है। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम ये जो बना है ना, रिंग बनी है, ये बिना रुके जो है वो क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लाइम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बिना रुके जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। तो वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। अब जिससे क्या होगा कि एपिडर्मिस की और ना प्रेशर इन, जैसे जितना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा एपिडर्मिस की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा जिससे एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी। ठीक है ना। और बिलो एपिडर्मिस क्या, कोर्टेक्स से। एक मिनट बच्चे। तो बेटा मैंने क्या बोला कि मैंने बोला वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये कैसे बनी है, ये बनी है ये जो जाइलम और ये वेस्कुलर बंडल के बीच जो ये पीथ पीथ की एक्सटेंशन से मेडुलरी रे बनी है जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में है। अब ये मेडुलरी रे ने डी डिफरेंशिएशन किया जिससे क्या बना, वेस्कुलर कै ये इंटर फेस्कुलर कैम्बियम बना। इंट्रा और इंटर फेस्कुलर कैम्बियम दोनों ने एसोसिएट होकर वेस्कुलर कैम्बियम बनाई। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम जो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम को बनाएगी। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगी जिससे एपिडर्मिस की ओर प्रेशर क्रिएट होगा और एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी। अब एपिडर्मिस रप्चर जो हो जाएगी तो एपिडर्मिस के नीचे क्या है, कोर्टेक्स है ना। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने स्टीलर ग्रोथ पढ़ ली, अब हम एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ को पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ क्या होती है, तो एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ क्या होती है। अब बेटा देखो, अब कोटेक्स को कौन ठीक करेगा, कोटेक्स क्या है, पैरेनकाइमेटस है। कोटेक्स को कौन ठीक करेगा, कोटेक्स पैरेनकाइमेटस है। पैरेनकाइमेटस क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है ना। तो अब कोटेक्स को एपिडर्मिस ठीक करेगा, तो कोटेक्स क्या करेगा, डी डिफरेंशिएशन करेगा यानी कि डिफरेंशिएशन का रिमूव कर देगा। अभी इसमें जो है वो एबिलिटी टू डिवाइड होगी और ये स्पेसिफिक फंक्शन ही करेगा। तो अब ये कोटेक्स जैसे ही डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, कोर्क कैम्बियम बनेगी। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में क्या बनेगी, कोर्क कैम्बियम बनेगी, वहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम बने। अब कोर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है ना। अब बेटा कोर्क कैम्बियम जो वो स्टील के बाहर वाली साइड प्रेजेंट होगी इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। तो कोर्क कैम्बियम, अब ये देखो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लाइम है, जाइलम है, फ्लाइम है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। और ये पिथ जो है, ये पिथ की ये जो है वो है एक्सटेंशन है ये वेस्कुलर टिश्यू के बीच में जिसको मेडुलरी रे बोलते हैं। अब ये मेडुलरी रे जो है वो डी डिफरेंशिएशन करेगी और क्या बना देगी, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को बना देगी।
अब इंट्रा और इंटर मिलके बनाएंगे वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या वो करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम को बनाएगा। अब देखो वेस्कुलर कैम्बियम जो है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाइलम बनेगी, और ये जाइलम जो है वो एपिडर्मिस को क्या कर देगी, रप्चर कर देगी। ठीक है, अब एपिडर्मिस के नीचे क्या है, कोर्टेक्स है। अब कोर्टेक्स क्या करेगा, कोर्टेक्स भी अब क्या करेगा, डी डिफरेंशिएशन करेगा और कोर्क कैम्बियम को बना देगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये फेलोजन, अब कोर्टेक्स ने क्या किया, डी डिफरेंशिएशन किया और कोर्क कैम्बियम बना दिया। तो कोर्क कैम्बियम ये देखो बेटा, ये कोर्क कैम्बियम बन गई। अब ये कोर्क कैम्बियम बन गई, ठीक है ना, और ये देखो ये सेकेंडरी, ये कोर्क कैम्बियम बन गई। अब यहाँ पे ये सेकेंडरी जाइलम है, ये पूरा सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है ना, और ये देखो ये सबसे बाहर कोर्क बन गई, फिर कोर्क कैम्बियम बन गई, और यहाँ पे सेकेंडरी कोटेक्स बन गया। ठीक है ना, तो देखो आपने ना 3 लेयर बनानी है। पहले ये आपने बना देनी कोर्क, फिर यहाँ पे बनेगी कोर्क कैम्बियम, और फिर यहाँ पे बनेगी सेकेंडरी कोटेक्स। ये 3 लेयर बनेगी। फिर आगे बनेगा, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लाइम, फिर प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी जाइलम। ठीक है ना, तो ये देखो, तो फेलम को कोर्क बोलते हैं, फेलोजन को कोर्क कैम्बियम बोलते हैं, फेलोडरम को सेकेंडरी कोटेक्स बोलते हैं, और इन तीनों से पेरिडरम बनता है। ठीक है ना, तो बेटा अब वेस्कुलर कैम्बियम, अब जो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये कहाँ पे बनी है, ये जो जाइलम और फ्लाइम के बीच में, ये देखो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये क्या कर देगी, ये सेकेंडरी जाइलम को अंदर की ओर कट कर देगी और सेकेंडरी फ्लाइम को बाहर की ओर कट कर देगी। ये देखो वेस्कुलर कैम्बियम ने क्या किया, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसने क्या किया, सेकेंडरी जाइलम को अंदर की ओर कट कर दिया और सेकेंडरी फ्लाइम को बाहर की ओर कट कर दिया। समझे, सेकेंडरी जाइलम को अंदर की ओर, सेकेंडरी जाइलम को बाहर की ओर कट कर देगी। अब वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो अपने अंदर वाली साइड में बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो इनर साइड में बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। ठीक है ना, जो मतलब इनर साइड मतलब कि सेकेंडरी जाइलम वाली साइड जो है उस साइड बड़ी एक्टिव होगी। अब इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। अब सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा, प्राइमरी जाइलम को पिथ की ओर पुश करेगा। अब ये सेकेंडरी जाइलम क्या कर रहा है, इस प्राइमरी जाइलम को जो वो अंदर की ओर पुश कर रहा है, पिथ की ओर पुश कर रहा है। अब कैम्बियल रिंग की इस एक्टिविटी से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा, और ये सेकेंडरी जाइलम जो है वो आउटर टिश्यू की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे जो है वो एपिडर्मल टिश्यू रप्चर हो जाए। अब ये सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा, बाहर की तरफ जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा, एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगा। अब एपिडर्मिस रप्चर हो गया तो कोर्टेक्स सेल जो है वो डी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बेटा एपिडर्मिस रप्चर हो गया, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, कोर्टेक्स है, तो कोर्टेक्स क्या करेगा, डी डिफरेंशिएशन करेगा। अब जैसे ही कोर्टेक्स जो है वो डी डिफरेंशिएशन करेगा तो आपकी क्या बनेगी, कॉर्क कैम्बियम बनेगी। क्या बनेगी, कॉर्क कैम्बियम बनेगी, जिसे फेलोजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेकेंडरी टिश्यू जो है वो कैसे बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या हुआ, अब कॉर्क कैम्बियम आपकी बन गई। अब कॉर्क कैम्बियम जो है वो काफ़ी मोटी लेयर है। ठीक है, अब जो बाहर वाले सेल हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे कॉर्क सेल में। कॉर्क कैम्बियम के बेटा जो बाहर वाले सेल हैं, कॉर्क सेल जो है वो कॉर्क सेल जो है वो अर्लियर वॉल है। ठीक है, कॉर्क सेल जो है वो पहले जो है ये थिन सेलुलोजिक वॉल थी, जो कि हाँ, कॉर्क क्या चीज़, अब देखो बेटा क्या होगा कि ये कॉर्क कैम्बियम बड़ी मोटी लेयर है। अब कॉर्क कैम्बियम के बाहर क्या बन जाएंगे, कॉर्क कैम्बियम बाहर, कॉर्क कैम्बियम के जो बाहर वाले सेल जो वो डिफरेंशिएट होके कॉर्क सेल बना देंगे, जिसे फेलम बोलते हैं। और कॉर्क कैम्बियम के अंदर वाले सेल जो है वो, अब देखो बेटा ये कॉर्क कैम्बियम बड़ी मोटी है ना, कॉर्क कैम्बियम के जो बाहर वाले सेल हैं ना ये डिफरेंशिएट होकर क्या बना देंगे, कॉर्क बना देंगे, और कॉर्क कैम्बियम के अंदर वाले सेल हैं वो डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी कोटेक्स बना देंगे। कॉर्क सेल को फेलम बोलते हैं, सेकेंडरी कोटेक्स को फेलोडर्म बोलते हैं, और कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता है कॉर्क सेल जो है ना ये पहले की सेल है, और इनकी जो सेल वॉल जो थी वो पतली थी और सेलुलोज की बनी थी। और मैच्योरिटी में क्या हुआ कि कॉर्क में ना स्यूब्रिन डिपॉजिट हो गया, जिससे कॉर्क जो है वो डेड हो गई, और ये इम्परमिएबल टू वाटर है, ये वाटर को अलाउ नहीं करती है। ठीक है ना, तो याद आया, तो मैंने क्या बोला, ये जो ऐसे कॉर्क कैम्बियम बने, ये कॉर्क कैम्बियम बनी मोटी सी,
इसके जो बाहर वाले सेल हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो डिवाइड कर देंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे कॉर्क में, और अंदर वाले सेल जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे सेकेंडरी कोटेक्स में। तो ये 3 लेयर बन गई ना, ये देखो, ये पहली, ये दूजी, और ये कॉर्क बनी पतली सी, और ये सेकेंडरी कोटेक्स बना, और ये जो बनी वो कॉर्क कैम्बियम बनी, ठीक है ना। तो कॉर्क जो है अब जब ये मैच्योर होंगे ना, पहले कॉर्क जो थे वो इनकी सेल वॉल थिन थी, सेलुलोज की बनी थी, पर जब ये कॉर्क ना ये जब कॉर्क ना मैच्योर हो जाएंगे ना, तो इनमें स्यूबरिन डिपॉजिट हो जाएगी जो कॉर्क को डेड बना देगी, और ये इम्परमेबल टू वाटर होगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में क्या हुआ, अब देखो, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कोटेक्स ने मिलकर पेरिडर्म बना दिया, ठीक है ना। तो इस पेरिडर्म से बार्क बनती है, इस पेरिडर्म से क्या बनती है, बार्क बनती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, ये देखो ये प्राइमरी जाइलम है, फिर सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है ना, और वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। नहीं बेटा, ये देखो, ये अंदर को ना प्राइमरी जाइलम है थोड़ा सा, और ये सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ पे ये गलत कर दिया है, ये अंदर को प्राइमरी जाइलम है और ये सेकेंडरी जाइलम है, सारा सेकेंडरी जाइलम है। बाहर को ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वाली वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है बेटा। ये अंदर वाला प्राइमरी जाइलम है, ये बाहर सेकेंडरी जाइलम है सारा, फिर वेस्कुलर कैम्बियम है, फिर उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका 3 लेयर है, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कोटेक्स, ठीक है, जिससे बार्क बनती है, ठीक है। तो बेटा इसके रिगार्डिंग ना एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ना बार्क को रिमूव कर देंगे तो किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बेटा जब बार्क को रिमूव कर देते हैं तो फूड कंडक्शन में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वाटर कंडक्शन में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बार्क होती है ना, जो ये फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म होते हैं, ये कभी भी जाइलम को टच नहीं करते हैं, ये जाइलम को कभी भी टच नहीं करते हैं। ये किसको टच करते हैं, ये ओनली फ्लोएम को ही टच करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी अर्ली बार्क थी ना, वो अर्ली बार्क जो थी वो सीज़न में पहले बनी, और लेटर बार्क जो है वो बाद में, वो मतलब लेट बनती है, ठीक है। तो बार्क जो है, बार्क 2 टाइप की होती है, रिंग बार्क और स्केली बार्क। रिंग बार्क होती है उसमें एंटायर कैम्बियल रिंग एक्टिव होती है, स्केली बार्क में कैम्बियम कंप्लीट रिंग नहीं बनाता है। तो रिंग बार्क किस में बनती है, जो आपका भोज पत्थर नहीं होते, बिट्यूला जिसको बोलते हैं, उसमें रिंग बार्क होती है, और गुआवा में स्केली बार्क होती है, ठीक है ना। अब आगे है लेंटिसेल के होते हैं, लेंटिसेल होते हैं, लेंस शेप की ओपनिंग होती है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। लेंटिसेल कॉम्प्लीमेंट्री सेल होते हैं, लिविंग होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, थिन वॉल्ड सेल होते हैं। ये सेल प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कि आउटर ये सेल जो है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल होती हैं, ये जो लिविंग पैरेनकाइमेटस थिन वॉल्ड सेल होते हैं, ये सेल प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कि जो आपके आउटर टिश्यू जो होते हैं ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे ये बाहर वाले टिश्यू जो हैं वो रप्चर हो जाएंगे, और बाहर वाले टिश्यू रप्चर हो जाएंगे और एक लेंस शेप लेंगे जिसको लेंटी सेल बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो होते हैं ना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो होती हैं जिनको लेंटी सेल्स बोलते हैं। बेटा अब कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क आपको पता है, जो कॉर्क कैम्बियम होती है, जो मोटी सी आपकी कॉर्क कैम्बियम होती है ना, मोटी सी आपकी, जिसकी वजह से कॉर्क बना और सेकेंडरी कोटेक्स बना। तो ये मोटी सी कॉर्क कैम्बियम होती है, ये कॉर्क सेल को नहीं बनाती है, ये कॉर्क सेल को नहीं बनाती है। इसके अलावा ये पैरेनकाइमेटस सेल बनाना शुरू कर देती है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। बेटा याद रखना, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो है ये कॉर्क के सेल को नहीं बनाती है, ये मतलब पैरेनकाइमेटस कॉम्प्लीमेंट्री सेल को बनाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। अब पैरेनकाइमेटस कॉम्प्लीमेंट्री सेल बन जाते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे बाहर वाले टिश्यू रप्चर हो जाते हैं और जो लेंस शेप ले लेते हैं और लेंटी सेल बनती है। अब ये देखो, ये कॉर्क कैम्बियम है, ये आपकी कॉर्क कैम्बियम है। मैंने क्या बोला, कॉर्क कैम्बियम जो है वो कॉर्क को नहीं बनाती है, वो क्या करती है, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क को नहीं बनाती, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल को बनाती है। पैरेनकाइमेटस कॉम्प्लीमेंट्री सेल को बनाना शुरू कर देती है, कॉर्क सेल को नहीं बनाती है, ये पैरेनकाइमेटस सेल कॉम्प्लीमेंट्री सेल को बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जब ये सेल बनते हैं ना तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं और ये जो बाहर वाले कॉर्क सेल होते हैं
इनको जो है प्रेशर रप्चर बाहर वाले टिश्यू रप्चर हो जाते हैं और वो लेंस शेप ले लेती है, जिसको लेंटिसेल बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा स्टीलर रीजन में क्या होता है, जो स्टीलर रीजन होता है उसमें जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, आपने देखा सेकेंडरी जाइलम जो ज़्यादा क्वांटिटी में बना, उसको वुड बोलते हैं। वुड 2 टाइप की होती है, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड जो होती है उसमें बेसल्स और फाइबर अब्सेंट होते हैं। सॉफ्ट वुड में बेसल भी अब्सेंट होते हैं और फाइबर भी अब्सेंट है। हार्ड वुड में बेसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब सॉफ्ट वुड में बेसल भी एब्सेंट होते हैं, फाइबर भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो जो है पुअर कंडक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। और हार्ड वुड में बेसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं तो वो अच्छी कंडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्ट वुड जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है और हार्ड वुड जो है वो ये भी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग होती है अर्ली वुड, ऑटम होती है लेट वुड। ये स्प्रिंग और समर सीजन में पाई जाती है। स्प्रिंग वुड इसमें वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, जो सेकेंडरी जाइलम को बनाता है। स्प्रिंग वुड में वेस्कुलर कैम्बियम बड़ा एक्टिव होता है, वो सेकेंडरी जाइलम को बनाता है। अब जाइलम बेटा जो है लार्ज साइज़ का होता है और लार्ज नंबर का बनता है इसमें, ठीक है ना। अब इसलिए जो जाइलम लार्ज साइज़ का होगा, लार्ज नंबर में बनेगा, जिससे स्प्रिंग वुड का कलर जो होगा वो लाइट होगा और इसकी डेंसिटी जो होगी, अब जाइलम ज़्यादा बनेगा, डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंडक्शन करेगा और लार्ज सेंटर में लार्ज ल्यूमन होगा, ठीक है ना। ऑटम वुड लेट वुड होती है, ये ऑटम और विंटर में बनती है। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम कम एक्टिव होता है, जिससे जाइलम कम बनता है, कम नंबर में बनता है, जाइलम का साइज़ भी कम होता है, वाटर कंडक्शन कम होगी तो जिससे कि वो डार्क कलर का होगा, डेंसिटी हाई होगी और इसमें स्मॉल सेंट्रल ल्यूमन होता है, ठीक है ना। अब एक एनुअल रिंग का मतलब होता है कि प्लांट जो वो 1 साल का है, ठीक है। जब आप एनुअल रिंग को काउंट करोगे, जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग होगी उतनी प्लांट की उम्र होगी। ये देखो बेटा, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, स्प्रिंग वुड, ये स्प्रिंग वुड है, ये ऑटम वुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनुअल रिंग कितनी है, तो एनुअल रिंग जो है ये दिखती है ड्यूरिंग सीजनल वेरिएशन में, ज़्यादा करके दिखती है एनुअल रिंग। अगर सीजनल वेरिएशन ही होगी तो आपको एनुअल रिंग नहीं दिखेगी। तो बेटा जो आपके कोस्टल ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सीजनल वेरिएशन नहीं होती है, तो वहाँ पे एनुअल रिंग जो है वो नहीं दिखती है, ठीक है। एनुअल रिंग आपको टेम्परेट एरिया में दिखती है, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं दिखती है। अगर आप स्टेम को कट करोगे तो आपको एनुअल रिंग दिखेगी, तो जितनी एनुअल रिंग होगी उतनी प्लांट की उम्र होगी। रूट में कभी भी एनुअल रिंग नहीं दिखती है, तो एनुअल रिंग टेम्परेट एरिया में दिखती है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में एनुअल रिंग नहीं दिखती है, ट्रॉपिकल और कोस्टल एरिया में। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री, जिसमें आप ट्री की एज की स्टडी करते हैं उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। अब सैप वुड क्या होती है और हार्डवुड क्या होती है। सैप वुड को एल्ब्यूरनम बोलते हैं, एल्बूरनम बोलते हैं। सैप वुड पेरिफेरल इन ओरिजिन होती है। सैप जो है देखो ये पेरीफ्री में होती है ना, और ये सैप जो है वो लाइट कलर की, देखो पेरीफ्री में लाइट कलर की है। सैप वुड जो है वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है, इसमें जो है वो कंडक्शन होती है वाटर और मिनरल्स की। सैप वुड में कोई भी डिपोजिशन नहीं होती है, ठीक है ना। ये एक्टिव होती है फिजियोलॉजिकली, इसमें जो है कंडक्शन होती है वाटर मिनरल की, ये इसमें कोई भी डिपोजिशन नहीं होती है। हार्ड वुड जो है इसको इस सैप वुड को एल्ब्यूरनम बोलते हैं, एल्ब्यूरनम बोलते हैं, और हार्ड वुड को ड्यूरानम बोलते हैं। सैप को एल्ब्यूरनम बोलते हैं, हार्ड वुड को ड्यूरानम बोलते हैं, ठीक है ना। अब हार्ड वुड जो है वो ड्यूरेबल होती है क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हार्ड वुड जो है वो रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, ये मतलब माइक्रोब का, इसमें माइक्रोब्स नहीं लगता है हार्ड वुड में। और इसमें जो है ये सैप वुड पेरिफेरल में होती है, हार्ट वुड जो है वो सेंट्रल इन ओरिजिन होती है, ये डार्क कलर की होती है, सैप लाइट कलर की होती है। ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है, ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होती है, ये कंडक्टिंग होती है, वाटर मिनरल को कंडक्ट करती है, वाटर मिनरल को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की डिपोजिशन नहीं होती, इसमें ना डिपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन, इनकी डिपोजिशन से जो है, इनकी डिपोजिशन से जो है हार्डवुड डार्क कलर की दिखती है। तो इसमें बेटा डिपोजिशन होती है टैनिन रेजिन की, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख सकते हो सेकेंडरी जाइलम बेसल का, सेकेंडरी जाइलम बेसल। हाँ तो बेटा जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, सेकेंडरी जाइलम का बेसल्स होता है, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे टाइलोसिस को देख सकते हो, टाइलोसिस को ट्रैकियल प्लग बोलते हैं। ये टाइलोसिस जो है वो नॉन कंडक्टिंग, तो बेटा हार्टवुड में नॉन कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रैकियल प्लग और टाइलोसिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो
ये जाइलम बेसल है, ये अंदर क्या है जाइलम बेसल है, और ये क्या है जाइलम पैरेन्काइमा है। अब जाइलम पैरेन्काइमा ने देखो ये क्या किया, ये जो एक ऐसे मतलब बाहर को ये मतलब कि इन्वेजिनेट हुआ है, ठीक है ना। और ये देखो जाइलम ये इसको बोलते हैं टाइलोसिस, ये जो आउट ग्रोथ है इसको टाइलोसिस बोलते हैं। ये कंडक्शन को रोक देता है, सेकेंडरी जाइलम बेसल में कंडक्शन को रोक देता है टाइलोसिस, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा में आप देख सकते हो जाइलम पैरेन्काइमा बैलून लाइक का स्ट्रक्चर बना रही है। जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ये बैलून लाइक का स्ट्रक्चर बना रही है जिसको टाइलोसिस बोलते हैं। टाइलोसिस जो अभी ये जो अंदर है, अंदर जो है ये ना ये वाला अंदर है ये बेसल है, ये जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा बैलून लाइक का स्ट्रक्चर बना रही है जिसको टाइलोसिस बोलते हैं। और ये जो है बेसल को ब्लॉक कर रही है, बेसल के पाथ को ब्लॉक कर रही है, जिससे आपका जाइलम स्पॉइल हो जाएगा, वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो डाइकोट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। अभी ये देखो डाइकोट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसमें क्या है, इसमें जो देखो ये है आपके डाइकोट रूट में ये जाइलम है और ये फ्लोएम वाला पार्ट है। तो कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होते हैं। जब कंजक्टिव टिश्यू डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैम्बियल रिंग बनती है। तो कंजक्टिव टिश्यू, अब बेटा देखो यहाँ पे ये कंजक्टिव टिश्यू है, इन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया तो एक कैम्बियल रिंग बनी। तो इस कैम्बियल रिंग, ये कैम्बियल रिंग बनी, ठीक है। तो इस कैम्बियल रिंग को वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, और जो कि सेकेंडरी होती है। और ये स्टार्टिंग में ना थोड़ी बेबी टाइप की होती है, ऐसी ऐसी कैम्बियल रिंग बनी है। ये बेटा देखो ना, ये कंजक्टिव टिश्यू ने डिफ्रेंशिएशन किया, ये कैम्बियल रिंग बनी जिसको वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। ये बेबी लाइक वेस्कुलर कैम्बियम होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है अंदर सेकेंडरी जाइलम है, ये देखो ये सेकेंडरी जाइलम है, बाहर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम है, कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लाइम है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये अब थोड़ा मतलब बेबी से थोड़ा, अब ये थोड़ा मतलब ऐसे फ्लैट सी हो गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको देख सकते हो ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सर्कुलर है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये देखो अब यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम अंदर है, ये वेस्कुलर कैम्बियम सर्कुलर है, सेकेंडरी फ्लाइम बाहर है। यहाँ पे प्राइमरी फ्लाइम ये है, ये सेकेंडरी फ्लाइम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है ना। और सॉरी बेटा यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ पे ये वेस्कुलर कैम्बियम सर्कुलर है, ये सेकेंडरी फ्लाइम है, ये प्राइमरी फ्लाइम है, ठीक है ना। और ये एपिडर्मिस है, ठीक है। फिर आगे ये कोटेक्स है, ये एपिडर्मिस है, कोटेक्स है। तो इस तरह से अब एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ जो है, अब एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ में क्या होगा कि पेरिसाइकिल जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन करेगा, यानी कि मतलब यहाँ पे पेरिसाइकिल के सेल जो है वो अब ये डिवीज़न करेंगे। और जब पेरिसाइकिल के सेल डिवीज़न, यहाँ पे पेरिसाइकिल की डी डिफ्रेंशिएशन से कॉर्क कैम्बियम बनेगी। अब कॉर्क कैम्बियम वहाँ पे डाइकोट स्टेम में कॉर्क कैम्बियम डाइकोट स्टेम में अच्छा, यहाँ पे पेरिसाइकिल की डी डिफ्रेंशिएशन से कॉर्क कैम्बियम बनेगी। और वहाँ पे क्या हुआ था कि एपिडर्मिस से रप्चर हुई थी ना जब वेस्कुलर कैम्बियम बनी थी, तो वेस्कुलर कैम्बियम में डी डिफ्रेंशिएशन हुई थी तब कॉर्क कैम्बियम बनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेरिसाइकिल की डी डिफ्रेंशिएशन से कॉर्क कैम्बियम बनेगी, और कॉर्क कैम्बियम के बाहर कॉर्क होगा और कॉर्क कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी कोडेक्स होगा। तो ये था डाइकोट की सेकेंडरी ग्रोथ में डाइकोट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस और मोनोकोट की सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।